हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू में बायोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे। यह बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 7 है। यहाँ पे हम 300 से लेकर 301 से लेकर 350 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। तो 50 क्वेश्चन इनमें डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 6 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो उनको यदि आपने नहीं देखा है तो उनको जाकर देख लोगे। एक प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा आपको, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वो जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। पहला सवाल हमसे है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो विटामिन के कारण नहीं होता है। ठीक है, मतलब विटामिन की डिफिशियंसी के कारण, विटामिन जब डिफिशियंसी हो जाती है तो उसके कारण कौन से रोग नहीं होता है। तो आपको स्कर्वी पता है, विटामिन सी, आपको बेरी बेरी पता है, विटामिन बी 1, और आपको रतौंधी पता है, विटामिन ए। लेकिन जो एनीमिया होता है ना, वो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन है मतलब क्या बोलते हैं उसको, रक्त की कमी से होता है, ब्लड की कमी से होता है। तो एनीमिया जो है ना, इसमें हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में होता है ना वो कम जाता है। और सीधा सा मतलब होता है कि आपका आयरन कमा है, क्योंकि आयरन जो है वो मेन कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन का। तो आयरन ही आपका कम रहा है। तो आयरन की कमी के कारण ये एक मिनरल है, और हमारे बॉडी में मिनरल्स की भी आवश्यकताएं होती हैं। तो उन मिनरल्स के कारण ये होता है, ना कि ये विटामिन के कारण है। हालांकि आयरन जो है ना वो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है, लेकिन इसी के साथ साथ जो साइनोकोबालामीन है ना, विटामिन बी 12 और उसी के साथ साथ जो फॉलिक एसिड की कमी है ना, जो उसके साथ साथ जो फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड जो होता है ना, इसकी कमी से भी जो है वो अनीमिया हो सकता है। लेकिन सामान्यतः जो है वो आयरन डिफिशियंसी जो है ना वो एक मिनरल्स में आता है, ना कि वो विटामिन में आता है। ठीक है, वैसे आपको ध्यान रखना है। बाकी विटामिन के भी आता है। ठीक है, और उसी के साथ जो फॉलिक एसिड है उसके साथ साथ आपको फैक्टर 9 याद रखना है। हीमोफीलिया में फैक्टर 9 जो है वो पाया जाता है। बचपन से ही फैक्टर 9 होता है, इस कारण से हीमोफीलिया होता है, फैक्टर 9 की कमी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और स्कॉर्बिक एसिड होता है, और बेरी बेरी का बी 1 जिसको थाइमीन कहते हैं, और विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, याद रखना है। और विटामिन बी 12 हो जाए, जिसको कोलामीन कह लो या फिर साइनोकोबालामीन कह लो। और इस विटामिन बी 12 की कमी से जो अरक्तता होती है ना, जो एनीमिया होता है, उसका अलग एनीमिया नाम है, उसका नाम होता है पर्नीसियस एनीमिया। पर्नीसियस पर्नीसियस एनीमिया इसको बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्नीसियस एनीमिया कभी भी सवाल आ जाए। उसके बाद जो फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड जो है वो होता है विटामिन बी 9, और विटामिन के भी होता है। ठीक है, तो फॉलिक एसिड के कारण जो होता है एनीमिया उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्ट एनीमिया। तो फॉलिक एसिड की कमी के कारण जो हुआ उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्ट मेगालोब्लास्टिस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इसको बोलते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। दो इंपॉर्टेंट सवाल मैंने बताया, मेगोब्लास्टिक एनीमिया फॉलिक एसिड बी 9 की कमी से, और बी 12 की कमी से पर्नीसियस एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अनुवांशिक रोग नहीं है। अनुवांशिक मतलब कि जो आपको जेनेटिक डिसऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो कौन सा नहीं, कलर ब्लाइंडनेस भी है, हीमोफीलिया भी है, जो आपका थैलेसीमिया भी है। लेकिन जो नाइट ब्लाइंडनेस है ना, वो तो विटामिन ए की कमी से होता है। तो इस कारण ये नहीं हो जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। अनुवांशिक जो बीमारियां होती है ना, जो जेनेटिक जो डिसऑर्डर होते हैं ना, वो सीधा सीधा मतलब रखता है कि आपका डीएनए म्यूटेशन से हो। डीएनए म्यूटेशन के कारण ये सब होता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में चला जाता है। ठीक है, और रतौंधी जो आपको दिख रहा है वो तो केवल सीधा सीधा जो है वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण है, विटामिन ए की कमी से कारण हो रहा है। तो ये तो जेनेटिक हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हीमोफीलिया की बात करें तो इसको जो है वो रॉयल बीमारी भी कहते हैं। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, और यह जो है वो एक्स लिंक्ड अनुवांशिक बीमारी है। कभी पूछा जाए तो हीमोफीलिया जो है वो एक्स लिंक्ड, एक्स जो क्रोमोसोम होता है ना उससे जुड़ा है,
एक्स लिंक्ड जो है वो बीमारी है, इसको रॉयल बीमारी कहते हैं। इसमें फैक्टर 9 जो है वो नहीं बनता है, इस कारण से ब्लड जो है वो होता है, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस है, यह भी एक आनुवांशिक बीमारी है। यह व्यक्ति का लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। उसके बाद थैलेसीमिया है, यह भी रक्त संबंधी जो आनुवांशिक बीमारी है, जिसमें शरीर का असामान्य जो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो है वो बनता है, तो इसको थैलेसीमिया कहते हैं, ठीक है। डाउन सिंड्रोम की बात करें तो यह भी एक आनुवांशिक बीमारी है, जिसको ट्रिसोमी 21 भी कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। हमने इस बारे में आपको डिस्कस की पहले कर रखा है। सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम भी एक आनुवांशिक की बीमारी है, और इसको ट्रिसोम 1 कहते हैं, ट्रिसोमे 21 कहा जाता है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया भी है, एक आनुवांशिक की बीमारी है, जिसमें आरबीसी जो होता है उसका जो शेप होता है वो चेंज होता है, सिकल सेल में आ जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया भी होता है, जो कि आनुवांशिक एनीमिया है, जिसमें आरबीसी का जो है वो आकार है ना, वो हंसिए की तरह हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। तो जेनेटिक की बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर में हीमोफीलिया आ गया, कलर ब्लाइंडनेस आ गया, थैलेसीमिया आ गया, डाउन सिंड्रोम आ गया, सिकल सेल एनीमिया आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा रहा है कि पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा जब अधिक हो जाएगी तो उससे कौन सी बीमारी होगी। फ्लोराइड बहुत ज्यादा हो गया, मतलब फ्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है ना वो पानी में ज्यादा हो जाता है। तो फ्लोराइड का कंसंट्रेशन पानी में जब फ्लोराइड का कंसंट्रेशन होता है तो फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। उस बीमारी को क्या कहा जाता है, तो उस बीमारी को कहा जाता है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस कहते हैं उस बीमारी को, फ्लोरोसिस कहते हैं। क्लोराइड का सीधा जो प्रभाव है वो किस पर पड़ता है, तो ये से रिलेटेड जो भी कैल्शियम से रिलेटेड जो भी टिश्यूज होते हैं ना उन पर वो इफेक्ट डालता है। और इससे होता क्या है कि इससे हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती है और वो डिफॉर्म हो जाती है। स्केलेटल फ्लोरोसिस इसको कह सकते हो। साथ ही साथ इसमें होता है कि दांत का जो इनामेल है ना वो भी खराब हो सकता है, और उसको डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं। तो ये फ्लोरोसिस दो तरीके से जाएगा, कैल्शियम के डिफिशियंसी के कारण कैल्शियम पे इफेक्ट आता है। एक तो आपको बोन पे जाएगा। अब जब बोन पे जाएगा तो उसको बोलते हैं स्केलेटल फ्लोरोसिस। और यही चीजें जब इनामेल पे चली जाएगी, दांत का जो इनेमेल है उस पर चली जाएगी, दांत को जब खराब करेगा तो ये जो है वो डेंटल फ्लोरोसिस कहलाएगा, डेंटल फ्लोरोसिस कहलाएगा। जिसमें दांत का पीला जो भूरे धब्बे पड़ जाते हैं ना वो इसी के कारण होते हैं। तो फ्लोराइड की मात्रा जब अधिक हो जाएगी तो बीमारी कौन सी होगी, फ्लोरोसिस होगी। बीमारी कौन सी होगी, फ्लोरोसिस होगी। हमने बताया कहाँ इफेक्ट करेगा, बोन पे इफेक्ट करेगा, नहीं तो इनामेल पे इफेक्ट करेगा। तो देखो कोई है आंसर, लीवर पे नहीं करेगा, आई पे नहीं करेगा, इंटेस्टाइन पे नहीं करेगा, बोन पे करेगा। बोन पे करेगा और कहाँ करेगा, इनामेल पे करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बोन एंड इनामेल पे किया जाएगा। सेफ लिमिट के बारे में बात करें कि डब्ल्यूएचओ फ्लोराइड का सेफ लिमिट जो है वो क्या रखा है, तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार 1.5 mg पर लीटर जो है वो इससे कम ही होना चाहिए, ठीक है। फ्लोराइड का जो मात्रा है वो 1.5 mg पर लीटर से कम ही होना चाहिए वाटर में। नॉक नी सिंड्रोम की बात करें तो फ्लोराइड की अधिकता के कारण पैरों की जो हड्डियां हैं वो मुड़कर पास आ जाती हैं, और इसी को नॉक नी बोलते हैं। जब आपके पैरों का जो घुटना होता है ना वो सटने लगता है ना एक दूसरे में, तो वही जो है वो नॉकनी कहलाता है। आप समझ रहे होंगे, यदि आप जो आपने कभी फौज इन सब की तैयारियां की होगी तो उस नॉकनी को मेडिकल अनफिट माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो जल प्रदूषण से होता है। तो जल प्रदूषण से मैंने क्या बोला, तो जल प्रदूषण से डायरिया ही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, डायरिया, ठीक है। जल में बैक्टीरियाज होती हैं, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर प्रोटोजोआ है। इन सब के खाने से ना पाचन तंत्र जो है वो प्रभावित हो जाता है, डायरिया हो जाता है, कॉलरा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। ये सब जो है ना वाटर बॉर्न डिजीज है। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए वाटर बॉर्न डिजीज जो है वो क्या कौन कौन सी होगा, तो डायरिया आप याद रख लो, कोलरा याद रख लो, टाइफाइड याद रख लो, डीसीटी याद रख लो, कैसे भी करके याद रखना है बस डीसीटी। ये जो है वो पाचन तंत्र इसमें खराब होता है, और ये होता है जल के कारण, वाटर बॉर्न डिजीज है। बाकी सिलिकोसिस की बात करें तो इसमें सिलिकोसिस सीधा मिल रहा है, तो इसका मतलब कि सिलिका की इसमें अधिकता हो जाती है। तो फेफड़े की ये बीमारी है, लंग्स की ये बीमारी है, जो कि पत्थर तोड़ने वाले जो जगह होते हैं ना उनमें जो मजदूर लगते हैं ना उनकी जो लंग्स है ना उसमें सिलिका डस्ट हो जाता है, चला जाता है, ठीक है। सिलिका
डस्ट जो है वो जाता है, और इसी सिलिका डस्ट के कारण ये फ्लोरोसिस जो है वो होता है। इसके कारण जो ऑक्यूपेशनल जो डिजीज है ये है, मतलब सीधा सी जो जो भी इस पहाड़ी एरिया में काम करेगा, जो भी पत्थर तोड़ने वाले में काम करेगा, उन्हीं को तो सिलिका डस्ट जाएगा ना। तो सिलिकोसिस जो होता है वो सिलिका के कारण होता है। उसके बाद अस्थमा की बात करें तो ये भी एक लंग्स डिजीज है, और ये जब जो वायु प्रदूषण होता है या फिर एलर्जी होते हैं, इन सब के कारण जो है वो रिस्पायरेटरी संबंधित ये बीमारी है अस्थमा, जो कि लंग्स को ही प्रभावित करेगा। उसके बाद स्किन कैंसर की बात करें तो ये मुख्य रूप से जो यूवी रेज आती है ना, यूवी रेज जो आती हैं उनसे जो है वो ये बीमारी फैलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ ठीक है, तो वाटर बॉर्न डिजीज याद रखना चाहिए, एयर बॉर्न डिजीज याद रखना चाहिए, ऑक्यूपेशनल जो डिजीज है वो याद रखना चाहिए। जैसे वाटर बॉर्न मैंने बता दिया ये। अब उस आपको याद रखना है एयर बॉर्न तो अस्थमा और निमोनिया हो गया। उसके बाद ऑक्यूपेशनल डिजीज तो हो गया सिलिकोसिस हो गया, एब्सेटोसिस हो गया, जब एब्सेस का मात्रा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। रक्त में जो शर्करा मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है तो डायबिटीज है, और वो भी सिंपल डायबिटीज होगा, डायबिटीज मिलिटस। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। इसको डायबिटीज जो सिंपल वाला डायबिटीज होता है ना, उसको डायबिटीज मिलिटस कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिससे ब्लड जो है वो शरीर में ही रह जाता है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन करता क्या है, तो इंसुलिन जो करता है ना वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। ठीक है, ये इंसुलिन जो होता है लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती है ना, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन एग्नासे का जो होता है, उसका जो बीटा सेल होता है वहां से ये निकलती है इंसुलिन हार्मोन। और वही उसका जो एक अल्फा सेल होता है ना, अल्फा सेल होता है, उसका एक अल्फा सेल होता है, और उस अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागन हार्मोन। ग्लूकागॉन हार्मोन। अब ये ग्लूकागन हार्मोन क्या करता है ना कि ग्लाइकोजेन की जब भी जरूरत पड़ेगी ना तो उसको वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अब यही इंसुलिन की यदि आपको कमी हो जाएगी तो आपका ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा नहीं, और ग्लाइकोजन के रूप में फैट के रूप में ये स्टोर होता है। स्टोर कहाँ होता है, तो ये लीवर में होता है, या तो मांसपेशिया में होता है, मसल्स में होता है। ये ऑलरेडी सवाल पूछे गए हैं ये सब। तो ये इंसुलिन जो है वो इसके कारण ये बीमारी होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे हाइपर ग्लाइसीमिया भी कहते हैं। ठीक है, इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज जो है वो रह जाता है, तो इसको हाइपर ग्लाइसीमिया भी कहा जाता है, याद आपको रखना है। इंसुलिन की डिस्कवरी किसने की थी, तो बेंटिंग और बेस्ट ने किया था। सवाल बार बार पूछा जाता है और बार बार मैंने बता भी रखा है इसको। बेंटिंग बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया था इसका खोज, बेंटिंग एंड बेस्ट ने। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो अग्नाशय का वैसा हिस्सा है जहां से इंसुलिन जो है वो बनता है। तीन हार्मोन यहाँ पे निकलते हैं। सारा कुछ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। बाकी हैजा की बात करें तो विब्रियो कॉलरी से होता है, जो कि बैक्टीरियल डिजीज है। डिप्थीरिया की बात करें तो ये ट्रांजिशनल डिजीज है, संक्रामक गला रोग है। और घेंघे की बात करें तो ये भी आयोडीन की कमी से, जब थायरोक्सिन ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड है वो, उसमें आयोडीन की कमी हो जाती है, इस कारण से थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो नहीं निकलता है। इस कारण से ये बीमारी जो है वो होती है। और इसमें जो एडम्स एप्पल होता है ना, वो बाहर निकल जाता है, खास करके पुरुषों में। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है, तो ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी होता है। कैल्सीफेरोल है, और शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन जो है वो, उसमें ये कैल्सीफेरोल हेल्प करता है। और जब ये कैल्सीफेरोल ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, कैल्शियम एंड फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, और जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाएगी। ठीक है, हल्दिया कैल्शियम कैल्शियम ले ही नहीं पाएगी, तो इसी को रिकेट्स कहते हैं। और यही बीमारी जब बड़ों में हो जाने, बच्चों में तो रिकेट्स कहते हैं, लेकिन जैसे ही ये यंग हो जाए, एडल्ट में हो जाए, एडल्ट लोगों में यही बीमारी हो जाए तो उसको ऑस्टियो मलेशिया कहते हैं। ऑस्टियो मलेशिया, उसको ऑस्टियो मलेशिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ लिया गया है एग्जाम में कई बार। विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, या फिर बी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो इसको, और विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो है वो किसके कारण होता है, तो हाइड्रोफोबिया जो है ना वो रेबीज के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी, रेबीज वायरस जो होता है ना, रेबीज का जो वायरस होता है, उस रेबीज वायरस को क्या बोलते हैं, तो इस रेबीज वायरस को आप कह सकते हो लाइसा वायरस। लाइसा वायरस, ये लाइसा वायरस है जो कि रेबीज वायरस है, इसी लाइसा के कारण होता है।
और जो संक्रमित कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, लोमड़ी हो गया, सियार हो गया, इन्हीं सबको काटने से होता है। ठीक है। अब ये हाइड्रोफोबिया होता क्या है? तो हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि रैबिस का ये सबसे लास्ट फेज होता है। रैबिस के अंतिम चरण में रोगी का जो गला होता है ना, उसकी मांसपेशियां बहुत ज्यादा उसमें ऐंठन आ जाती है, जिससे जो है वो पानी निगलने में उसको बहुत दिक्कत होती है। वो पानी से डरता है। ठीक है। इसी कारण जो रोगी को पानी देखते ही डर लगने लगता है, और इसी को हाइड्रोफोबिया जो है वो कहा जाता है। ठीक है। हाइड्रोफोबिया आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी टेटनस, मेनिंजाइटिस सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, डेंगू वेंगू सबके बारे में ऑलरेडी बता रखा है। घेंगा रोग की बात करें तो ये आयोडीन की कमी से कारण होता है। घेंगा रोग ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा आंसर हो जाएगा। घेंगा रोग ऑप्शन नंबर बी। ग्वाइटर जो है वो एडम्स एप्पल जिसको बोलते हैं, ग्वाइटर की जो इसकी कमी से होता है, ग्वाइटर जो है वो फूल जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। बाकी कैसा हार्मोन आता है सब कुछ डिस्कस कर रखा है मैंने। नौ की बात करें तो ये ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है ना कि बोन की डेंसिटी कम जाती है। बोन की जो डेंसिटी होती है ना वो कम जाती है, उसका घनत्व जो है वो कम जाता है। तो ये जो कमी होती है वो कैल्शियम के कारण से होगी। बोन है तो कैल्शियम ही तो होगा ना, या तो कैल्शियम होगा नहीं तो फास्फोरस होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, कैल्शियम नहीं तो फास्फोरस। तो कैल्शियम यहाँ पे है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वासियोकर बीमारी है वो प्रोटीन से होती है। क्वासियोकर और मेरास्मस हमने ऑलरेडी डिस्कस इसको कर रखा है। तो ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, जिसको पीईएम शॉर्ट में कहा जाता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। दो बीमारी इसमें मैंने बताया है। पहला जो बताया वो क्वासियोकर, दूसरा जो बताया वो मेरास्मस। तो बच्चों का शरीर जो है वो सूख जाता है, लेकिन पेट जो है वो बाहर की ओर फूल जाता है, जिसको एडेमा कहते हैं। यह तब होता है जब आहार में कैलोरी ठीक से ना मिले, लेकिन प्रोटीन की भारी कमी हो। तो ये होता है आपको क्या, तो ये होता है प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर। वहीं मेरास्मस की बात करें तो यदि कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाए तो वो मेरास्मस कहलाता है। ठीक है। ये जो क्वाशियोकर आपको दिख रहा है ये किसकी कमी से हो रहा है? क्वाशियोकर जो हो रहा है ना, यहाँ पे कैलोरी तो ठीक मिल रही है हमको, कैलोरीज तो ठीक मिल रही है, कैलोरीज में कोई समस्या है नहीं, कैलोरीज बहुत अच्छी मिल रही है, 2200 2500 जो चाहिए हमको मिल रही है। लेकिन उस 2200 में प्रोटीन कितना है? तो प्रोटीन है ना उसकी कमी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई। और वहीं बात करें मेरास्मस की, कि मेरास्मस में क्या होता है ना कि आपको प्रोटीन भी नहीं मिल रहा है एडुकेट, और ना ही आपको जो है वो पूरी कैलोरीज मिल रही है, वो भी नहीं मिल रही। देखो फूड में हमको तीन चीजें लेते हैं। पहला हम फैट लेते हैं, दूसरा हम प्रोटीन लेते हैं, और तीसरा हम कार्ब्स लेते हैं। आप खाना खाते हो तो आपको उससे फैट भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है। अब हमारे जो फूड्स होते हैं ना, उनमें प्रोटीन सबसे कम होता है। आपको वहां पे जैसे फास्ट फूड्स आपने खाया तो वहां पे आपको क्या मिला? आपको फैट वहां पे ज्यादा मिला, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट मिला, देन प्रोटीन तो एकदम नगण्य जीरो मिला। तो यही समस्याएं हो जाती है, तो ध्यान आपको रखना होगा। तो बहुत ज्यादा ये सब जो है वो पूछा जाता है। जैसे हाइपर हाइड्रोफोबिया का यदि आपको वेक्टर पूछा जाए कि कौन कौन सा उसका वाहक है, तो आपको मैंने बता रखा है, कुत्ता, बिल्ली, ये सब बताया है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? साइनोबैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्मा आपसे पूछा जाए तो ये जो है वो मोनेरा के एग्जाम्पल है। मोनेरा जो है वो एग्जाम्पल है। ये 5 क्लास किंगडम है। 5 क्लास किंगडम जिसको आर एच विटेकर ने दिया था, उसी पर यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 5 क्लास किंगडम जो है वो आर एच विटेकर के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, और इनमें सभी जो प्रोकैरियोटिक जीव थे उन सबको प्रोकैरियोटिक को मोनेरा में रखा गया था। ठीक है। तो जो जितने भी प्रोकैरियोटिक थे, मैंने प्रोटिस्टा लगा रखा है, मोनेरा होगा ना, मोनेरा में लगा रखा है, मोनेरा होगा आंसर। और इसमें क्या आया था, तो इसमें जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव थे, प्रो कैरियोटिक जितने भी जीव थे उन सबको आर एच विटेकर ने मोनोरा में रखा था। साइनोबैक्टीरिया आखिर है क्या? तो साइनोबैक्टीरिया एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये नील हरित शैवाल है, ना कि बैक्टीरिया है। ध्यान रखना, ये शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया जीवाणु नहीं है। ये पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला सबसे पहला जीव माना जाता है, और इसमें जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है। इसकी जो झिल्ली युक्त न्यूक्लियस नहीं होती है, न्यूक्लियस होता है लेकिन उसमें मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती है। ध्यान आपको रखना है। बाकी माइकोप्लाज्मा की बात करें, जिसको पीपीएलओ आप कहते हो,
तो यह सबसे छोटी जीवाणु कोशिका है, पीपीएलओ बोलते हैं इसको, पीपीएलओ बोल लो या फिर माइकोप्लाज्मा कह लो। इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होता है, चूंकि ये जो है वो दोनों प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनमें जो है वो मोनेरा में इसी कारण से इनको रखा जाता है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक और जो है वो कोशिकांग जो है वो इन सब नहीं मिलते हैं, जैसा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा। पीपीएलओ का कभी भी आपसे जो फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो इसको होता है प्लूरोनिमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटा टिश्यू ये सेल होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के नाम में सवाल आपको लगा हुआ है, इसीलिए आप इससे जो है वो प्लांटी जगत समझ सकते हैं, लेकिन ये प्लांटी नहीं है, ये जो है वो एक बैक्टीरिया है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, जो कि कहाँ का है तो सवाल एल्गी ग्रुप का है, ब्लू ग्रीन एल्गी इसको कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो क्या है, एक बैक्टीरिया है। कौन सी बैक्टीरिया है तो साइनोबैक्टीरिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ना कि इसको प्लांट जगत में आप रख लो। तो प्लांट जगत में इसको नहीं रखना है, ध्यान आपको रखना है। ठीक है। बाकी हम बात करें फंगाई की, तो ये जो फंगी है वो यूकैरियोटिक होता है फंगी। और फंगी जो है वो यूकैरियोटिक होता है, इसमें जो है वो काइटिन की इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है, और यह जो है वो हेटेरोट्रोपिक होता है। डाइटम की बात करें तो डाइटम जो है वो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत क्राइसोफाइट समूह में आता है, और यह जो है वो यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय दोनों हो सकता है डाइटम। ठीक है। तो डाइटम किस में आता है तो प्रोटिस्टा में आता है, प्रोटिस्टा में डाइटम आता है, ध्यान आपको रखना है। प्रोटिस्टा तो ऑलरेडी आपको बता रखा है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं, जिसमें अमीबा आ गया, यूग्लिना आ गया, इन सबको रखते हैं, और डाइटम भी यहीं पे रखा जाता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। साइनोबैक्टीरिया क्या है, साइनोबैक्टीरिया एक ब्लू ग्रीन एल्गी में, इस एल्गी जो आपको दिख रहा है ना, इसमें साइनोबैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया ही है। ठीक है, मैंने शायद उल्टा बोल दिया था इसको स्टार्टिंग में, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड को दिखाता है। पैरासिटिक मतलब दूसरे पे जीवित रहे और उसको नुकसान पहुंचाए, तो ये कसकुट्टा होता है। कसकुट्टा कहाँ पे है देखो, जिसको डोबर भी कहते हैं, आप अमरवेल इसको बोलते हो। ऑप्शन नंबर ए, येलो, या फिर आप इसको कह लो कैसा होता है ना, हाँ हाँ, ये येलोइश ही होता है, आपने देखा होगा यदि आप गांव से जुड़े हुए होंगे तो इसमें होस्ट को हमेशा नुकसान पहुंचता है, ये ध्यान रखना है, और जो जीव होता है ना उसको फायदा होता है, तो अमरवेल से हमेशा नुकसान ही पहुंचेगा। तो पैरासिटिक वही होते हैं जिसमें जो होस्ट होता है ना, वो उसको हमेशा से नुकसान पहुंचता है और भोजन के लिए ही वो रखता है। तो कसकुट्टा जिसे अमरवेल भी कहते हैं, ये जो है वो टोटल स्टीम पैरासिटिक है। ये इसका जड़ वड़ कुछ होता नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ स्टीम ही होता है। टोटल स्टीम पैरासाइट, टोटल स्टीम पैरासाइट जो है वो इसको कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए यह जो है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, और अपनी विशेष प्रकार की इसकी जड़ होती है जो कि उस तने में ही होती है, और उस जड़ को कहा जाता है हाउस्टोरिया। हाउस्टोरिया उसको कहा जाता है, उसके माध्यम से दूसरे पौधे की जो जाइलम और फ्लोएम है ना, उनसे ये भोजन खींच लेती है, तो इसी के हेल्प से उनके जो भोजन है वो ले लेती है, दूसरे की भोजन को वो खा जाते हैं, जिस कारण से उनको नुकसान तो पहुंचेगा ही। तो जो हाउस्टोरिया है ना, वो परजीवी पौधे की एक विशेष जड़ होता है, जो पोषण के अंदर जो है वो घुसती है, पोषक के अंदर घुसती है और वहां से छीन लेती है उसको। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी हम बात करें अमीबा की, तो यह जो है वो एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दिखाता है, जो कि ह्यूमन भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दिखाता है। इसमें स्पेसिफिक एकदम 5 पार्ट होते हैं, उन्हीं पार्टों में हम पढ़ेंगे अपने बारे में। जब ह्यूमन जैसे न्यूट्रिशन करता है ना, उसी तरह से अमीबा जो है वो भी न्यूट्रिशन करता है, तो उसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, जिसमें भोजन को निगलते हैं, इंजेक्शन करते हैं, उसका पाचन होता है, फिर उसको एक्सक्रीशन होता है, ये सब होता है। ठीक है। बाकी पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम जो होता है वो प्राणी समपोषी उपयोग करता है, ये प्राणी समपोषण को यूज करता है। उसी तरह से फंगी की बात करें तो ये सेप्रोफेटिक होता है, मतलब जो सड़े गले जीव होते हैं, मरे जो जीव होते हैं ना, उन पर ये रहता है। ठीक है। दो शब्द मैं और आपको बताता हूं, ये तो पहला याद ही रखना है, हाउस्टोरिया, ये जड़ें होती है इसकी,
दो शब्द मैं और बताता हूं आपको। और पहला जो शब्द है वो उसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट। अब ये एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या हुआ? तो एक्टोपैरासाइट होता है ना कि जो शरीर के बाहर रहती हैं। एक्टो मतलब बाहर। एक्टो मतलब बाहर। शरीर के बाहर कौन सा रहेगा? जैसे आपके बालों में जू होती है, बड़े बड़े बाल हो ना तो जू होती है, ध्यान नहीं रखा जाए तो। उसके बाद इंडो पैरासिटिक होती है। इंडो पैरासाइट होता है, इसका मतलब कुछ जो शरीर के अंदर रहे, ऐसी पैरासाइट जो शरीर के अंदर रहे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख लो, एस्केरेसिस। एस्केरेसिस याद आपको रखना है इतना ही। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो पादप समूहों में दोनों जो है वो ना बीजाणु द्विध और युग्म कोद्विध प्रवस्था जो है वो बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होती है? एकदम अच्छे से प्रश्न को समझते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में समझोगे तो ज्यादा आसान होगा। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्लांट का ग्रुप है जहां पे आपको सेप्रोफेटिक और गेमेट्रॉफी फेज जो होता है ना मल्टी सेलुलर में, तो आपसे पूछा है कि बोथ सेप्रोफेटिक और गेमेटोफाइट फेज जो होता है, जो कि मल्टी सेलुलर होता है और फ्री लिविंग होता है, ये दोनों आप पाया जाता है, वो किस ग्रुप में पाया जाता है? ठीक है, तो आपसे सीधा सा सवाल है कि वनस्पति जगत का इस समूह में जो है वो बीजाणु बनने वाली जो होते हैं, तो बीजाणु बनने वाले जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको सेप्रोफेटिक बोलते हैं, जहां पे बीजाणु बनते हैं। और वही युग्म बनाने वाले जो गेमेटोफाइट होते हैं, ये दोनों अवस्थाएं आपको मिलती हैं। और वो जो है वो दोनों अवस्थाएं जो है ना वो स्वतंत्र और बहुकोशिकीय होती हैं। यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वनस्पति जगत का किस समूह में बीजाणु बनने वाली मतलब सेप्रोफेटिक और युग्म बनने वाली मतलब गेमोफेटिक, ये दोनों जो फेजेस होते हैं वो फ्री होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। सवाल ये है आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको समझने का प्रयास जो है वो करते हैं। तो पादप जो जीवन होता है ना, पादप जीवन जो प्लांट का जीवन होता है वो दो अवस्थाएं इनकी होती हैं। पहला जो होता है वो टेरिडोफाइट होता है। टेरिडोफाइटा में मुख्य जो पौधे होते हैं ना वो सेप्रोफेटिक होते हैं, और उनका जो पैथेलस है ना, उसका जो गेमेटोफाइट है ना वो भी स्वतंत्र एवं प्रकाश संश्लेषी होता है। तो पौधे का जो जीवन होता है, पादप जीवन चक्र जो होता है, वो दो अवस्थाएं होती है उसमें। ये आपको ध्यान रखना है। आपको याद रखना है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या है? तो टेरिडोफाइटा मुख्य रूप से जो है वो कैसा है? तो ये जो है वो सेप्रोफेटिक है। सेप्रोफाइट है। ये एक सेप्रोफाइट है, बीजाणु द्विविध है। और इसका प्रोथैलस जो होता है ना, जो गोमेटोफाइट हो ना, वो भी स्वतंत्र एवं प्रकाश संश्लेषी होता है। इसका जो गेमेटोफाइट होता है, गेमेटोफाइट जो होता है, ये भी जो है वो स्वतंत्र और प्रकाश संश्लेषी होता है। तो पहला तो टेरिडोफाइटा में हो ही गया। ठीक है, उसके बाद बात करें ब्रायोफाइटा की। उसके बाद जो है वो ब्रायोफाइटा की बात करें। ठीक है, ब्रायोफाइटा। जो ब्रायोफाइटा होता है ना वो भी कैसा होता है? तो वो भी जो है वो युग्मोद्भिद हो। युग्मोद्भिद है मतलब कि वो भी जो है वो गेमेटोफाइट होता है, और गेमेटोफाइट जो है वो मुख्य रूप से स्वतंत्र होता है। हालांकि सेप्रोफाइटिक जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता, वो आंशिक रूप से जो है ना वो जो है वो आंशिक रूप से गेमेटोफाइट पर ही डिपेंडेंट होता है। लेकिन जो है वो आप यदि मान के चलो तो ब्रायो और टेरिडो जो है वो उनको एक साथ इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। और यहाँ दोनों अवस्थाएं जो होती है वो बहुकोशिकीय होती है। तो अधिकांश सटीकता से रूप में यदि मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को आप आंसर क्लिक करोगे। ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। ब्रायोफाइटा है वहां पे भी सेप्रोफेटिक और गेमेटोफाइट, और टेरिडोफाइटा में भी सेप्रोफेटिक और गेमेटोफाइट दोनों जो है वो स्वतंत्र रूप से होते हैं, और दोनों जो है वो बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, सवाल थोड़ा सा तो टफ था ही, तो इसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन संवहनीय क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं ना, क्रिप्टोगैम्स मतलब ऐसा कि जो फ्लावर नहीं देती हैं, फ्लावरलेस जो होते हैं उनको क्रिप्टोगैम बोलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, इनमें से कौन सा जो है वो ऐसा है कि क्रिप्टोगैम है और वेस्कुलर क्रिप्टोगैम है, संवहनीय है। तो वनस्पति जगत के उस समूह का आपको नाम बताना है जिसमें बीज और फूल नहीं बनते हैं, उसको क्रिप्टोगैम। सबसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा, क्रिप्टोगैम मतलब उसका तो सीड नहीं बनता है और ना ही उसका फ्लावर बनता है, कुछ नहीं बनता, ये दोनों नहीं बनते हैं। लेकिन वह जल और भोजन के परिवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम इसमें पाए जाते हैं। तो क्रिप्टोगैम में जो है वो जाइलम भी पाया जाता है और क्रिप्टोगैम जो है वो फ्लोएम भी पाया जाता है। यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है वो टेरिडोफाइटा है, ये जो है वो टेरिडोफाइटा है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। क्रिप्टोगैम का सीधा सा अर्थ होता है जिसमें प्रजनन अंग छिपे होते हैं और बीज और फूल जो है वो नहीं बनते हैं। वेस्कुलर टिश्यू जो है वो जाइलम और फ्लोएम की शुरुआती सबसे पहले जो है वो टेरिडोफाइटा में ही होती है। तो ये जाइलम और फ्लोएम जो है वो स्टार्ट स्टार्ट सबसे पहले इसी टेरिडोफाइटा में ही होते हैं। तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में जो है वो संवहनीय उत्तक जो है वो नहीं होता है। ये बार बार पूछा जाता है, बार बार एग्जामिनेशन में ये सब आते रहता है। तो टेरिडोफाइटा को वनस्पति जगत का पहला संवहनीय पौधा या फिर वस्कुलर क्रेप्टोगैम्स जो है वो कहा जाता है। इस कारण से ही कहा जाता है इसको, टेरिडोफाइटा को पेरिडोफाइटा को वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कहते हैं। बात करें थाइलोफाइटा की, तो थैलोफाइटा जो होता है वो शैवाल होता है और इसमें जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं होता। जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं होता, बस वो थैलस के रूप में ऐसे रहेगा, थैलस के रूप में रहेगा। आपने शैवाल को देखा होगा, ताई जिसको आप कहते हो ना। उसके बाद ब्रायोफाइटा की बात करें तो ये वनस्पति जगत का उभयचर होता है और इसमें संवहनीय उत्तक नहीं होता। ये भी थैलस टाइप सा ही होता है, ये पानियों में पाया जाएगा और जमीन पे भी पाया जाता है। तो ये उभयचर की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा जाए कि एग्जाम्पल आपको फाइलोक्लैट्स के पूछा जा रहा है। प्रनाभ स्तंभ का आपको फाइलोक्लैट्स है उसका एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले कि जो फाइलोक्लैट्स है वो क्या होता है। तो देखो, आपको यही ध्यान रखना है कि जितने भी आप जो मरुस्थलीय जो पौधे आप देखते हो ना, जेरोफेटिक जो प्लांट आप देखते हो, जेरोफाइट्स जो आप देखते हो, जेरोफेटिक प्लांट देखते हो, तो ये जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं ना, उनमें पानी की कमी होती है। उस एरिया में पानी की तो कमी होगी। तो पानी की कमी के कारण क्या होता है ना कि इनके जो पानी की कमी है, इनके कारण इनके जो लीफ होते हैं ना, इनकी जो पत्तियां होती है ना, वो खुद को जो है वो पत्तियां जो है ना खुद को कांटे में बदल लेती है। खुद को कांटे में उस खुद को स्पाइक में बदल लेती है वो। ठीक है, और तब जो है वो पौधे का तना जो है ना, पौधे का जो स्टीम होता है ना, वो हरा, चिपटा और मांसल हो जाता है। ऐसे में जब पत्तियां जो है वो खुद को कांटे में बदल लिया और इसका जो तना है ना, इसका तना जो है वो इसका स्टीम है ना, वो कैसा होता है, तो स्टीम खुद को ऐसे बना लेता है मांसल रूप में। ऐसे पूरा चौड़ा बना लेता है और इस पे ऐसे ऐसे कांटे आपको दिखेंगे, ऐसे ऐसे कांटे दिखेंगे। तो ये स्टीम जो होता है ना, वो खुद को चौड़ा, हरा, चपटा और मांसल बना लेता है ताकि वह प्रकाश संश्लेषण कर पाए। क्यों ऐसा बनाता है? क्योंकि ज्यादा एरिया मिले और फोटोसिंथेसिस वो कर पाए, और फोटोसिंथेसिस करे। और इसी पार्ट को हम फाइलोक्लाइड्स कहते हैं। इसी पार्ट को फाइलोक्लाइड्स कहा जाता है। और आप अब अगर अपने आसपास देखोगे तो ये चीजें आपको कहाँ मिलेगी, तो ये फाइलोक्लाइड्स जो आपको मिलेंगे वो कैक्टस में मिलेगा, जिसको अपुंशिया बोलते हैं, नागफनी बोलते हैं आप हिंदी में। ऑप्शन नंबर डी आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फाइलोक्लाइड्स क्या होता है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा होती है, पौधे में ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा होती है। तो कंफ्यूज नहीं करना है। कांटे जो होते हैं वो किसके रूप होते हैं, तो वो लीव्स जो है वो कांटे में बदल जाती है, और इसके जो लीफ होते हैं वो कांटे में बदलते हैं, और इसका तना जो है ना वो उससे जो है वो पत्तियां की तरह दिखने लगती है। तो कंफ्यूजन नहीं होता है। ये किस लिए होता है, तो पानी को बचाया जा सके। जेरोफेटिक प्लांट में होता है, मतलब मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उनमें होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा वृक्ष जाति जो है वो पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है। पर्णपाती मतलब कि डेसिडिवस, डेसिडिवस मतलब कि पौधे जो है ना वो अपनी पत्तियां जो है वो छोड़ देती हैं। क्यों छोड़ती है? क्योंकि उस समय उनको पानी की कमी रहती है और उस पानी को उनको बचाना है।
पानी को जब उनको बचाना है तो पत्तियां ही तो ट्रांसपिरेशन करती है ना, तो बाष्पोत्सर्जन होना नहीं चाहिए, दैट्स वाई वो पत्तियों को गिरा देती हैं। तो पर्णपाती उसको बोलते हैं जो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पर्णपाती जो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अदर जो होते हैं सदाबहार या फिर पर्णपाती, अलग अलग चीजें होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा रहा है, तो यहाँ पे देवदार आपका आंसर होगा। देवदार, जिसको आप धूप कहते हो ना, घर में धूप वूप चलाते हो ना, तो वो देवदार ही होता है। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट वो होते हैं कि जहाँ पे पेड़ जो है ना वो शुष्क मौसम में पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियां जो है वो गिरा देती है। देवदार जो है वो शंकुधारी होती है, कोनिफेरस पेड़ होता है जो कि हिमालय के जैसे ठंडे क्षेत्र में पाया जाता है, और यह जो है वो एवरग्रीन होता है, और इसकी जो पत्तियां जो है वो सुई जैसी होती है। तो आपसे पूछा है कि नहीं है, तो देवदार है इसमें। देवदार कैसा है? देवदार जो है वो किस टाइप का पौधा है? तो ये जो है वो शंकुधारी पौधा है, कोनी फेरस होता है। कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। हिमाचल में अच्छा खासा ये पाया जाता है, देवदार। सवाल ये भी पूछा गया है। तो और ये किस टाइप का है? तो यह एवरग्रीन पौधा है, एवरग्रीन सदाबहार टाइप का पौधा है। ये पत्तियां कभी नहीं गिराती है, और पत्तियां इनकी कोन जैसी होती है, सुई जैसी होती है। दैट्स वाई इनको कोनिफेरस कहा जाता है, शंकुधारी कहा जाता है। ठीक है, बाकी सैंडलवुड की बात करें, चंदन की बात करें, आप टीक की बात कर लो, जो सगौन कहते हो, सगौन की बात कर लो, या फिर साल की बात करो, ये सब जो है वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के पौधे हैं। कैसा है? तो ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस है, मतलब उष्ण कटिबंधीय पर्णपर्पाती वन होते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपर्पाती, तो आप यहां से आसानी से ऑप्शन टिक करके निकलोगे। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा जो है, हिंदी थोड़ा दिक्कत है तो मैं इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ। विच प्लांट ग्रो ऑन द ब्रांचेज ऑफ अदर ट्री? कौन सा ऐसा प्लांट है ना जो दूसरे ट्री के ब्रांचेस जो होते हैं ना, उनकी जो ब्रांचेज होते हैं, उनके जो तने होते हैं ना, उन पे उगते हैं, ये पूछा है। तो वो उस पौधे का नाम बताइए जो दूसरों पेड़ों के सहारे उगते हैं, लेकिन उनमें जो है वो पोषण जो है वो नहीं छीनता, उनका जो है वो पोषण वो कभी नहीं छीनता, बस सहारा के लिए वो उस एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे नहीं उस पे निर्भर होता है। ईपी फाइट उसको कहेंगे, ईपी फाइट उसको कहेंगे। वो केवल केवल क्या उसका काम है? तो सहारा लेता है, उसका पोषण जो है ना, उसका न्यूट्रिशन है वो नहीं छीनता, वो केवल और केवल सहारा लेता है, उसको ईपी फाइट कहते हैं। ईपी फाइट बोलते हैं। सवाल पूछा जाएगा ईपी फाइट, ध्यान आपको रखना है। तो ऑर्चिड जो है इसका ऑप्शन होगा। ऑर्चिड आपका कहाँ है? यहाँ पे है, ऑर्किड या फिर ऑर्चिड जो भी कह लो। तो यही हमारा आंसर होगा। ये इपीफाइटिक कहे जाते हैं, अधिपादप कहे जाते हैं। ऑर्किड जो है ना, वो दूसरे पौधे की टहनियां पर केवल और केवल सपोर्ट के लिए होता है, केवल और केवल सहारा के लिए होता है। वो अपना भोजन स्वयं जो है वो खुद ही बना लेता है फोटोसिंथेसिस करके, और हवा की नमी जो है वो सोख लेता है। इसके लिए उसके पास जो है वो वेलामेन उत्तक होते हैं, वेलामेन उत्तक वाली जड़ें होती हैं। तो ये पैरासिटिक नहीं है। ये जो एपिफाइट्स होते हैं ना, ये पैरासिटिक नहीं होते हैं, पैरासिटिक नहीं होते हैं। इनमें एक स्पेशल प्रकार की जो विशेष प्रकार के जो इनमें हवा को सोखने के लिए एक इनमें विशेष प्रकार का एक जो है वो इनके पास वेलामेन होता है, वेलामेन वाली उत्तक वाली जड़ होती है। तो इनका एक विशेष प्रकार का जड़ होता है, और उस जड़ में कौन सा उत्तक होता है? तो वेलामेन। हिंदी इंग्लिश दोनों सेम होगा, वेलामेन टिश्यू होता है, वेलामेन टिश्यू वाला उत्तक वाला जड़ होता है इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही नहीं है? सही नहीं की बोल रहा है, तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि सैंडलवुड जो है ना, वो आंशिक मूल परजीवी है। सैंडलवुड जो है ना, वो पार्शियल रूट पैरासाइट है, पार्शियल रूट पैरासाइट है। तो सैंडलवुड मतलब चंदन है, यह आंशिक मूल परजीवी है जो जड़ों से पानी लेती है। तो ये तो सही है। पैरासिटिक, पार्शियली पैरासिटिक रूट है, क्यों है? तो जड़ों से ये पानी लेती है, जड़ों से ये पानी ले लेती है, तो इस कारण से है। ठीक है, उसके बाद बात करें कस्कुटा की। कस्कुटा जो है वो एक पैरासिटिक है, तो ये तो अभी हमने डिस्कस भी किया है। तो ये भी है, ये भी है। कस्कुटा जो है वो एक पैरासिटिक सही है। उसके बाद नेप्थेन जीन है,
नेपेंथिन जीन है, ये जो है वो नेपेंथिन जीन है वो कार्निवोरस होता है, ये ना ऐसे होती है, फूलों जैसी होती है। अब इसमें जैसे ही कीड़े आएंगी ना तो कीट यहाँ पे आएगी और इसके बाद ये अपने आप को बंद कर लेता है। तो ये कीटों को जो है वो प्रोटीन है उसके लिए यूज करते हैं, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन के लिए। तो जहां पे नाइट्रोजन कम होता है ना वहीं पे ये पौधे उगते हैं। तो नेपेंथेंजीन जो है वो क्या होता है, तो ये कार्निवोरस है, तो ये भी सही है। मांसाहारी होता है, ये भी सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हम फंगस की बात करें तो फंगस जो है वो ऑटोट्रोपिक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फंगस जो है वो ऑटोट्रोपिक कब होगा, जब वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, और फंगस तो प्रकाश संश्लेषण करता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है। तो ये जो है वो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करता है। हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करता है। और या तो ये हेट्रोट्रोपिक यूज करेगा, नहीं तो डिकम्पोजर्स के रूप में ये काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है, तो अभी मैंने इसको डिस्कस किया। कौन है, तो नेपेंथेजीन है। नेपेंथेन जीन है, याद आपको रखना है। नेपेंथेन जीन जिसको पीचर प्लांट भी कहते हैं, पीचर प्लांट, इसको पीचर प्लांट भी कहते हैं। और यह ऐसी मिट्टी में उपजते हैं ना जहां पर नाइट्रोजन की कमी हो। मैंने बताया ना नाइट्रोजन की कमी होता है, और इसी के लिए तो वो कीड़े मकोड़े को खाते हैं। और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वो कीड़ों को शिकार करते हैं। इसकी पत्तियां जो है ना वो पत्ती जो है वो सुराही की तरह, घड़े की तरह आकार में होती है, और उनमें जैसे ही कीड़े जाते हैं वो उनको बंद कर लेता है और उनसे न्यूट्रिशन जो है वो ले लेता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स है वो कौन कौन से हैं, तो याद रखना है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। पहले तो आपको याद रखना है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम होता है इसका। वीनस फ्लाई ट्रैप। दूसरा जो होता है वो पीचर प्लांट होता है। पीचर प्लांट होता है जिसको घटपर्णी आप कहते हो, इसका हिंदी घटपर्णी होता है। तीसरा जो आपको याद रखना है वो याद रखना है संड्यू। इसका भी हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम होता है। संड्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम होता है। उसके बाद चौथा आपको याद रखना है वाटर ब्लैडर वाटर। इसका भी हिंदी और इंग्लिश सेम होता है। ब्लैडर वॉर्ट, ब्लैडर वॉट इसको कहते हैं। तो ये चार आपको याद रखना है। ये जो है वो कीटों और छोटे छोटे जीवों को पकड़कर उनसे पोषण लेते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ कुछ और मैं बताता हूं। पहला तो वीनस फ्लाई ट्रैप है। इसकी जो पत्ती होती है ना वो दो हिस्सों में बटी होती है और खुली और बंद होती है, जबड़े की तरह, जिस तरह से हमारा जबड़ा जो बंद होता है ना उसी तरह से, और कीटों को ये फंसा लेती है। पीचर प्लांट जो है वो सुराही की तरह होती है, सुराही के आकार की होती है, और उनमें पाचक द्रव्य होते हैं और कीटों को अंदर गिराकर डुबा लेती है। संड्यू की बात करें तो इनकी जो पत्तियां होती है ना वो चिपचिपी होती है, चमकदार बॉल्ब की तरह होती है, जो कीटों को चिपका लेती है और फिर उनको खा जाती है। उसके बाद ब्लैडर वॉर्ट की बात करें तो यह जो है वो पानी में पाया जाता है, और छोटे जलीय जीवों को फंसाने के लिए इनमें छोटे छोटे थैलियां होती हैं। तो ब्लैडर वॉर्ट जो है ना वो कहाँ होती है, तो ये वाटर में होती है। ये वाटर में होती है, ये याद आपको रखना है। उसके बाद पांचवा की बात करें तो उसको कोबरा लिली आप कह सकते हो। कोबरा, कोबरा लिली। कोबरा लिली क्या है, तो यह भी एक प्रकार का पीचर प्लांट ही होता है जो कोबरा जैसी आकृति का होता है और कीटों को फंसाता है। ठीक है, कोबरा लिली। उसके बाद छठे की बात करें तो छठा है ड्रोसोना, बोलते हैं इसको, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम होता है, ड्रोसेरा। अब ये ड्रोसेरा क्या कहता है, तो ड्रोसेरा जो है वो संड्यू का ही एक अलग नाम होता है, और जो अपनी चमकदार चिपचिपी पत्तियों से कीटों को फंसाता है। तो ये ड्रोसोरा और या फिर संड्यू दोनों एक ही है। ठीक है, कोबरा क्या है, तो कोबरा एक पीचर प्लांट की तरह है। तो यही पांच ही मेन याद रखना होता है। तो आई होप कि आपको चीजें मैंने क्लियर की होंगी। जो भी जरूरी था वो सारा मैं आपको बता देता हूं ताकि आगे समस्याएं ना हो। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में पूछा है कि कौन सा प्लांट पैरासिटिक है। पैरासिटिक मतलब कि दूसरे पर निर्भर करता है, तो कस्कुट्टा पैरासिटिक है। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है, कस्कुट्टा। ठीक है, कभी भी आपसे पैरासिटिक प्लांट्स के पूछ लिया जाए कि कौन सा पैरासिटिक है कौन सा नहीं है, तो आपको आगे के लिए याद होना चाहिए ना, तो कौन कौन सा। तो सबसे पहले तो स्कुट्टा आप याद रख लो, अमरबेल याद रख लो। अमरबेल जिसको कस्कुट्टा भी कहा जाता है, और इसी को डोबर भी कहा जाता है। डोडर, नॉट डोबर,
इसको डोडर भी कहते हैं, इसको कसकुट्टा भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यह पूर्ण परजीवी होता है, जो अपना जो होस्ट होता है ना, जैसे जो और फसलें होते हैं उनके तरे से जुड़कर उनका पोषण जो है वो सोख लेता है, और इसके कौन सी इसमें उनकी कौन सी जड़ें होती है ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक है। और ये हरा नहीं होता है, ये पीला कलर का होता है, मैंने बताया है। उसके बाद आपको याद रखना है मिस्टेलो, जिसको विस्कम कहते हैं। आपको याद रखना है विस्कम। हिंदी इसको बोलते हैं मिस मिस्टेलेटो। मिस्टेलेटो। ये क्या होता है? तो ये अर्ध अर्ध परजीवी होता है, जो पौधे जो पेड़ की शाखाओं पर उगता है उनको मेजबान से पानी और खनिज लेता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण भी ये कर सकता है। उसके बाद रेफ्लेशिया याद रखो। रेफ्लेशिया, ये हिंदी इंग्लिश दोनों सेम होता है। रेफ्लेशिया। अब ये रेफ्लेशिया क्या है? तो रेफ्लेशिया जो होता है ना, वो एक कॉर्पस फ्लावर है, जिसको सबसे बड़ा फ्लावर भी कहते हैं इसको। कॉर्पस फ्लावर है, सबसे बड़ा दुनिया का फ्लावर होता है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। और यह भी फूल है, और अपनी सड़ी हुई गंध से कीटों को आकर्षित करता है, और अपनी जड़ों से जो है वो उनका पोषक तत्व जो है वो चुरा लेता है। तो रेफ्लेशिया भी रख सकते हो। इसके बाद इंडियन पाइप आपको रख सकते हो, जिसको भूत पौधा भी कहते हैं। भूत पौधा। भूत पौधा किसको बोलते हैं? मोनोट्रोप को बोलते हैं, या फिर इंडियन पाइप को बोलते हैं। इंडियन पाइप बोल लो, या फिर मोनोट्रोप बोल लो, मोनोट्रोपा कह लो। ये क्या करता है? तो ये पूरी तरह से क्लोरोफिल इसमें होता ही नहीं है, और फंगस के माध्यम से ये मेजबान के पोषक तत्वों को चुरा लेता है। उसके बाद आपको याद रखना है अस्ट्रीगा। अस्ट्रीगा अफ्रीका में अनाज की जो फसलें होती है ना, मक्का, ज्वार, इन सबको नुकसान पहुंचाने वाला एक पैरासिटिक है, जिसको विचवुड कहते हैं। तो इसको आप याद रख लो, अस्ट्रीगा। अस्ट्रीगा। अस्ट्रीगा, या फिर इसको विच वुड कहते हैं। विच विड कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ब्रूमेरस, ब्रूपेरस। तो छठा जो है वो होता है बूमरेप्स। बूमरेप्स जो होता है वो ये भी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, खास करके जो भूमध्य रेखा वाला एरिया है वहां पे। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा रहा है 121 नंबर का, कि ब्रेड मोल्ड जो कि राइजोपस में जनन होता है, रिप्रोडक्शन जो ब्रेड मोल्ड में होता है, जिसको राइजोपस भी ब्रेड मोल्ड को कहते हैं, वो किससे किससे होता है? तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है, कि कैसे इसमें जो है वो जनन होता है। ठीक है। कैसे इसमें जनन होता है, इन सब के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है। तो पहली बात तो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा टाइप होता है, किस प्रकार के होते हैं? तो स्पोर फॉर्मेशन इसमें होता है। इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, बीजाणु का गठन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। राइजोपस जो है वो एक फंगस होता है, जो अक्सर बासी ब्रेड पर उगता है, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके लिए विशेष टाइप की संरचना बनती है, जिसको स्पोरेंजिया बोलते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं। और इनकी थैलियों के भीतर जो है ना, कई सारे बीजाणु होते हैं, कई सारे स्पोर्स होते हैं, और जब थैलियां फटती है ना, तो बीजाणु जो है वो हवा में बिखर जाते हैं, और जैसे ही उनको अनुकूल परिस्थितियां मिल जाएगी, एडिक्वेट सिचुएशन मिल जाएगा, तो वो कवक को जन्म देता है। और यह जो है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन रहने वाला, इसकी संभावनाएं जो है वो बहुत अधिक होती है। तो राइजोपस जो है वो कैसा करता है? स्पोर फॉर्मेशन करता है। और राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें कि राइजोपस जो होता है ना, उसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। राइजोपस जो होता है उसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। ब्रेड ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी इसको कहा जाता है। कवक के धागे जैसी जो संरचनाएं होती है ना, उनको हाइफी कहते हैं। में भी कभी पूछा जाए तो हाइफी किसको बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं जो कवक होता है ना, उस कवक का जो धागे जैसी संरचना होती है, उस कवक के जो धागे जैसी संरचना होती है, उसको हाइफी कहते हैं। रिजोडॉइस की बात करें तो यह जो है वो जड़ जैसी संरचना होती है, जो भोजन को सोखने में हेल्प करती है, और इसको बोलते हैं रिजोआइड्स। रिजोआइड्स किसको कहते हैं? तो ये जड़ जैसी होती है, नॉट जड़, जड़ जैसी होती है। ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बडिंग की बात करें तो बडिंग कहाँ होता है, बडिंग की बात करें तो बडिंग कहाँ कहाँ होता है, सवाल ये भी पूछा जाता है। तो बडिंग जो है वो ईस्ट और हाइड्रा में होता है, ईस्ट एंड हाइड्रा में होता है, जहां पे शरीर जो है वह, शरीर पर एक छोटा सा बड निकलता है और सीधा वो चेंज हो जाता है। जैसे ऐसे पूरा शरीर है, यहाँ पे छोटा सा बड निकला और अगला कंडीशन दो बन गया, तो इसको बडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बडिंग आपको समझ में आएगा। दो एग्जांपल आपको याद रखना है। बाकी फिजन की बात करें कि विखंडन कहाँ होता है, तो विखंडन जो होता है ना वो मुख्य रूप से बैक्टीरियाज और अमीबा में होते हैं, जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें होता है। ठीक है, बाकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये सब पार्ट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल तो इसी में है ना, 122 नंबर वाला, एक ही में दो क्वेश्चन हो गया है। तो 122 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। हालिया स्थान के सदस्य को समानता हरी शैवाल कहते हैं। किसको हरी शैवाल कहते हैं, तो क्लोरोफाइसी जो होता है ना उसको हरी हरी शैवाल कहते हैं। क्लोरोफाइसी, ऑप्शन नंबर बी हमको याद रखना है, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो होता है, यहाँ पे शैवाल का जो है वो एक पिगमेंट पाया जाता है, और उसी पिगमेंट के आधार पर इनको अलग अलग डिवाइड किया जाता है पिगमेंट्स में। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी जो होता है ना, इसमें जो है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग जो है वो घास जैसा हरा होता है। ठीक है, तो इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों पाया जाता है, ये भी सवाल पूछा गया है। और हम जब बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं तो वहां पे इस बारे में मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस भी कर रखा है, जब हमने प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस है वहां पे इसको मैंने डिस्कस भी किया है, आप वीडियो में देख सकते हो जाके। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी क्लोरोफाइसी में पाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफाइसी के और एग्जांपल्स की बात करें हम कि क्लोरोफाइसी के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, तो ये होता है एग्जांपल, आप ध्यान रखिएगा, क्लाइमाइडोमोनस, क्लामाइडोमोनस। ठीक है, पहला हो गया क्लाइमाइडोमोनस। दूसरा एग्जांपल आप याद रख सकते हो इसका, वोल्वोकस, वोल्वोकस दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल आप याद रखना हो, अस्पाइरोगाइरा, अस्पाइरो गैरा, या फिर गायरा, जो भी कह लो, ये सारे जो है वो क्लोरोफाइसी ही हैं। ठीक है, क्लाइमाइडोमोनास, वॉल्ववॉक्स, स्पाइरो गायरा, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी फियोफाइसी की बात करें, फियोफाइसी के तो सीधा सा क्लोरोफाइसी को क्या बोलेंगे, क्लोरोफाइसी को बोलेंगे ग्रीन शैवाल। ठीक है, ग्रीन शैवाल इसको कहेंगे, क्लोरोफाइसी को ग्रीन शैवाल। अब उसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए कि जो फियोफाइसी है उसको क्या बोलेंगे, फियोफाइसी है उसको क्या बोलेंगे, तो फियोफाइसी जो होता है ना उसको ब्राउन एल्गी कहते हैं। सवाल पूछा गया है, ब्राउन एल्गी कहते हैं, ब्राउन एल्गी कहते हैं। अब इस ब्राउन एल्गी में पिगमेंट कौन सा होता है जिस कारण से ये ब्राउन हो जाता है, तो इसका जो पिगमेंट होता है वो होता है फ्यूकोजेंथीन, फ्यूकोजेंथीन, फ्यूकोजेंथीन के कारण ये ब्राउन हो जाता है। उसके बाद रोडोफाइसी की बात करें तो रोडोफाइसी जो होता है वो रेड एल्गी हो गया, रेड एल्गी जो राइडोफाइसी होगा, इसमें पिगमेंट कौन सा होगा, इसमें पिगमेंट कौन सा होगा, तो इसमें जो पिगमेंट होता है वो फाइको एरेथ्रीन होता है। वो फाइकोजेंथीन है, ये फाइको एरेथ्रीन है, फाइको एरेथ्रीन हो जाएगा। ठीक है, ब्रायोफाइटा जो है वो शैवाल नहीं है, बल्कि पौधे का एक अलग समूह होता है, प्लांट का एम्फीबियन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि जो डिजर्ट में उगने वाले पौधे होते हैं, जिनको जेरोफाइटिक पौधा कहा जाता है, इनके क्या गुण है, इनका क्या कैरेक्टर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जेरोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं वो शुष्क वातावरण में जीवित रहते हैं। क्यों जीवित रहते हैं, क्योंकि इनमें जो है ना गूदेदार तना होता है, जिसमें पानी जो है वो एब्जॉर्ब रहता है। ठीक है, तो इनका जो स्कल्टन स्टिम होता है, उसके साथ ही साथ इनकी पत्तियां जो होती है वो पॉइंटेड लिफ जैसी होती है, जिसके कारण जो वाटर है ना उसका ज्यादा सा नुकसान ना हो, वाटर का नुकसान ना हो, और इसमें वाटर एब्जॉर्ब करके रखती है। उसी के साथ साथ इनकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, क्योंकि जमीन के अंदर तक ये जाती है और वहां से न्यूट्रिशन जो है वो उनको लेती है, क्योंकि ऊपर तो न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सारा का सारा एग्जाम्पल
है। तो रेगिस्तान में पानी की कमी के कारण ट्रांसपिरेशन को रोकना होता है, वाष्पोत्सर्जन को रोकना होता है। इस कारण से इनके तना जो है वो मांसल होते हैं, गुद्देदार होते हैं, ताकि पानी को जमा सके, जैसे कि नागफनी, कस्कुट्टा। ठीक है, पत्तियां जो है वो अपने आप को कांटे में बदल लेती है ताकि जो है वो पानी का नुकसान ना हो। जड़ें जो है वो बहुत लंबी गहरी चली जाती हैं ताकि पानी जो है वो अंदर से वो खींच सके। बाकी फाइलोक्लाइट्स भी है, इसी टाइप के पौधे हैं, उनके एग्जाम्पल्स होते हैं। कपास किस कुल का पौधा है? कपास मतलब कॉटन की बात हो रही है। कॉटन किस कुल का पौधा है? तो ये जो कॉटन का फैमिली है वो पूछा जा रहा है आपसे, कॉटन किस फैमिली की है? तो मालवेसी फैमिली की कॉटन है। मालवेसी फैमिली की। लेग्यूम्स जो होते हैं वो प्रोटीन बनाने वाले पौधे होते हैं, आपको पता होगा। तो कपास जो होता है, जिसको हम मालवेसी पौधे का ये सदस्य होता है, यह परिवार की पहचान करने, इसमें फूलों की जो संरचना होती है ना, वो मोनाडेल्फस स्टीम्स होती हैं। इसको पहचान यदि करना है तो इसकी जो फूल होती है ना, इसकी जो फ्लावर्स होती हैं, उनका स्ट्रक्चर जो होता है उसका एक स्पेशल नाम दिया जाता है और उसको बोला जाता है मोनाडेल्फस। मोनाडेल्फस स्टेमेंस। मोनाडेल्फस स्टेमेंस इसको कहा जाता है। ठीक है, मोनाडेल्फस स्टेमेंस। इनके पहचान यदि करना है, जैसे भिंडी या फिर गुड़हल जो होता है ना, जिसको चाइनीज रोज कहते हैं, ये भी इसी फैमिली का है। तो इसी फैमिली का कौन कौन सा हो गया? तो पहला तो आपको कॉटन याद रखना है, बस याद रख लो, उतना समझना है नहीं। दूसरा आप भिंडी याद रख लो, लेडीज फिंगर जिसको कहते हैं, भिंडी सब्जी एक है, भिंडी याद रख लो। तीसरा आप याद रख लो गुड़हल, जिसको चाइनीज रोज कहते हैं। गुड़हुल का फूल देखे हो ना, वही गुड़हुल वाला फूल। तो ये हो गया कॉटन, भिंडी और गुड़हुल, याद आपको रखना है। लेग्यूम में कौन कौन सा आएगा? तो दाल आएगा, मटर आएगा, सोयाबीन आएगा। एनाबिना में क्या आएगा? तो साइनोबैक्टीरिया, जो कि साइनो एनाबिना है क्या? तो एनाबिना एक साइनोबैक्टीरिया ही है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया ही है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, आपको ये पता होगा, और मैंने इस बारे में डिटेल से बताया भी है अपने लेक्चर्स में। हर्ब आपको पता है, जो झाड़ियां जैसी चीजें होती हैं, हर्ब उसको बोलते हैं हर्ब सब। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में उपस्थानिक मूल्य जो है वो पाए जाते हैं, एडवेंटियस रूट पाए जाते हैं? देखो, प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट्स के रूट जो है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला जो रूट होता है उसको टैप रूट बोलते हैं। दूसरा जो रूट होता है उसको बोलते हैं एडवेंशियस रूट। टैप रूट जो है वो इस प्रकार से आएगा, ये यदि जमीन है, इसके ऊपर यदि ऐसे पौधा लगा हुआ है, तो इसकी टैप रूट जो है वो ऐसे चली जाती है। ठीक है, ऐसे चली जाती है, इसमें ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े जो इसका हेयर, रूट हेयर्स जो है वो ऐसे ऐसे रहेंगी, और इनमें एक टैप रहता है यहाँ पे, जो कि पेनिट्रेट करते रहता है इसको जमीन की ओर ऐसे। ठीक है, ये हो गया टैप रूट वाला एग्जाम्पल। और वहीं टैप रूट में एडवेंटियस रूट की बात करें, जो रूट का दूसरा टाइप है, तो इसके जो पेड़ होते हैं ना, इनमें ऐसे पेड़ लगा हुआ है और यहाँ पे ऐसे ऐसे पौधा लगा हुआ है। अब इसकी जो जड़ें होंगी ना वो ऐसे होती है, इसकी जो जड़ें होती है ऐसे होती है, इन ये पूरी फैली होती है, तो ये एडवेंशियस रूट होता है। ठीक है, ये एडवेंटियस रूट होता है। तो सवाल आपको समझ में अब आया होगा। तो एडवेंटियस रूट कहाँ पे आपको मिलता है? तो आप देखोगे बाहर, तो कैसा जो एडवेंटियस रूट हो रहा है वो तने से निकल रही है। मूल तो इसकी रूट है ही, यहाँ पे तो मूल रूट है ही इसका, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एडवेंटियस रूट लगे हुए होते हैं। तो ये जो आपको ना बरगद के पेड़ में ज्यादा देखने को मिलता है। तो बनायन ट्री होता है, जो आपने देखा होगा ना कि सोरी जिसको कहते हैं, झूला भी इस पे आप झूले होंगे यदि गांव से रहे होंगे तो जब जड़ जो है ना वो बीज से निकलता है, बीज से जब बीज बीज के मूलांकुर से निकलता है, देखो जड़ होती है ना वो दो जगहों से निकल सकती है। पहला तो वो जड़ जो होती है ना कहाँ से निकलती है? तो बीज से निकलेगी जड़। अब बीज का ये दो पार्ट होता है, एक होता है मूलांकुर और दूसरा होता है परांकुर। मूलांकुर जो होता है उसको रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, और ये परांकुर है। ठीक है, अब जब मूलांकुर के बजाय जो पौधे के अन्य भाग, जैसे उसका तना हो गया, उसका शाखा हो गया, इन सब से जब निकलेगी ना, उसको एडवेंटियस रूट बोलते हैं। एडवेंटियस रूट तभी उसको कहा जाता है, ऐसी जड़ें जो रेडिकल्स से ना निकले, रेडिकल्स से ना निकले, मूलांकुर से ना निकले, उसको ये कहते हैं। अब जो बरगद में ये पाई जाती है ना, इस कारण से इसको बरगद में, क्योंकि ये सहारा देती है, उसको आगे बढ़ने में हेल्प करती है, इस कारण से उसको प्रॉप रूट कहा जाता है बरगद में। स्तंभ रूट या फिर प्रॉप रूट जो है वो कहा जाता है, प्रॉप रूट कहा जाता है
तो ये उपास्थिक जड़ों का एक अच्छा उदाहरण है। यह भारी शाखाओं को सहारा देने के लिए जमीन के अंदर तक चली जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी नीम, आम और चिनार जो है ना, वो डाइकोट वृक्ष है, जिसमें मुख्य रूप से जो है वो टैप रूट ही पाया जाता है। ठीक है, तो नीम हो गया, इसमें टैप रूट होता है। मैंगो है, उसमें टैप रूट होता है। चिनार है, उसमें टैप रूट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो किसका है, तो ये डाइकोट होते हैं। एडवेंटियस रूट आपको देखने को मिलेगा, बरगद में मिल जाएगा आपको, जो है वो देखने को मिल रहा है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। बरगद के साथ साथ आपको कहाँ मिल जाएगा, तो आपको पीपल में भी ये मिल सकता है। ठीक है, कई जगह पीपल में भी आपको देखने को मिलता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वह पादप जिसमें बीज जो है ना वो फलों के भीतर होते हैं। बीज जो है ना वो फल के भीतर, ये आपका एप्पल है। ठीक है, ये मान लिया आपका एक एप्पल है। अब इस एप्पल में जो बीज होते हैं ना, वो ऐसा कहीं आपको अंदर जो है वो बीज मिलते हैं, चार, तीन, दो, जितना भी मिल जाए। तो पूछ रहा है कि वैसे पादप जिसमें बीज और फल, बीज जो होता है ना वो फल के अंदर होते हैं। तो जब फल के अंदर बीज होते हैं, वैसे जो है वो उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। तो ये एंजियोस्पर्म हो गया। कई सारे आपको पौधे मिलेंगे ना, कई सारे आपको पौधे मिलेंगे ना, जिनकी जो बीजें होती है ना, जिनकी जो बीजें होती है ना, वो आपको बाहर देखने को मिलेंगी। ऐसे ऐसे निकली हुई रहेंगी, ऐसे ऐसे निकली हुई रहेंगी बीजें। धीरे 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 ऐसे ऐसे निकली हुई रहेंगी। तो ये बाहर देखने को भी मिल सकती है। तो जब बाहर देखने को मिलती है, उसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ये एंजियोस्पर्म हो गया, और वो जो है वो जिम्नोस्पर्म होता है। ये क्या होता है, तो ये होता है जिम्नो जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी बोलते हैं। इसके बीज जो है वो फल के अंदर नहीं होते हैं। तो ये किसके किसके एग्जाम्पल आपको देख लो, इसके एग्जाम्पल आपको देख लो। तो एग्जाम्पल आपको चीड़ ध्यान रखना है, एग्जाम्पल आपको साइकस ध्यान रखना है, और जो स्ट्रॉबेरी का भी शायद ये ऐसा ही होता है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी में भी आप इस तरह से देख सकते हो। और ये एंजियोस्पर्म, जिसको अनावृत विजी भी कहते हैं। इसमें जो है वो फूल वाले पौधे होते हैं, जिसमें ओवेरी जो है वो निषेचन के बाद फल में बदल जाता है, और बीज के अंदर जो है वो सुरक्षित होता है। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है। ऑलरेडी इन सब के बारे में मैंने काफी डिटेल से डिस्कस कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा पादप जो होता है वो सामान्यतः कहाँ पे पाए जाती हैं? तो ब्रायोफाइटा जो आपको देखने को मिलेगा, वो ऐसी जगह पे मिलेगा जहाँ पे मॉइस्ट हो और सैडी हैबिटेट हो। मॉइस्ट होना चाहिए और सैडी हैबिटेट होना चाहिए। छायादार और नम जहाँ क्षेत्र होता है, वहीं पे ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। ये जमीन पे रहती हैं, लेकिन इसको यदि इसको आपको यदि इसको आपका रिप्रोडक्शन करना है, लैंगिक जनन करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसको वाटर की आवश्यकता होती है। दैट्स वाई ये जो है वो एम्फीबियन कहलाता है। ये सवाल जो है वो एएसओ 2025 में पूछा भी गया है। इसीलिए हमेशा जो है वो गीली मिट्टी, दीवारों या फिर छायादार स्थान होता है ना, यहीं पे मिलते हैं। ये रीजन होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो डाइकोटोलीडन होते हैं, डाइकोटोलीडस प्लांट्स होते हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो द्विबीजपत्री जो होते हैं पादप, उसका पर्ण जो है वो कैसा होता है? तो लीफ जो है ना, वो डाइकोटस प्लांट्स होते हैं, उनके लीफ कैसे होते हैं? तो ये जो है ना, वो लीफ जो होते हैं वो पृष्ठाधारी होते हैं, पृष्ठाधारी होते हैं। डोर्सी वेंट्रलर होते हैं, डोर्सी वेंट्रलर। ठीक है, डोर्सी वेंट्रलर इसके जो है वो पत्ती जो होते हैं। तो डाइकोट जो होता है ना, वो पौधे की पत्तियां की बनावट सामान्यतः कैसी होती है? यही सवाल नॉर्मल भाषा में कहूं तो ये है। तो द्विबीजपत्री जितने भी होते हैं, डाइकोट्स पत्तियां, डाइकोट्स जो पौधे होते हैं, उनकी पत्तियों के ऊपरी और नीचे जो सतह होती है ना, वो दिखने में अलग होती हैं। उनमें जो छिद्र होते हैं ना, जो रंध्र होते हैं, मुख्य रूप से निचले स्तर पर होते हैं, और इसी को डॉर्सी वेंट्रलर कहते हैं। डॉर्सी वेंट्रलर जो लीफ है उसको कहा जाता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, इनकी जो लीफ होती है उसको डॉर्सी वेंट्रल कहते हैं, डाइकोटोलीडन को। और वहीं जो है वो एक बीजपत्री की बात करें, मोनोकोटोलीडन में बात करें, मोनोकोट्स की बात करें, तो मोनोकोट्स एक बीजपत्री यदि पौधे होंगे, तो उनकी जो पत्तियां होगी ना, वो कैसी होगी? तो वो होगी आइसोबाइलेट्रल। आइसोबाइलेट्रल, जहां पे दोनों सतह जो है ना वो एक जैसी ही दिखेगी, आइसोबाइलेट्रल।
तो मोनोकॉट की आइसोबाइलेटरल और डाइकॉट की क्या होता है, तो डाइकॉट की डोर्सी वेंट्रल, डोर्सी वेंट्रल, ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की बात करें कि एक पौधे जो है, एक पौधे पर दूसरे उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं, तो एक ऑलरेडी पौधा है और दूसरा उस पे उग रहा है, अब वो पूछा रहा है, तो और केवल केवल सहारा के लिए उग रहा है। प्लांट जो है ना वो ग्रो करता है, ऐसा नहीं है कि वो जो भोजन उससे लेगा, नहीं, बस हेल्प के लिए उग रहा है, सहारा के लिए उग रहा है, तो वो मैंने बता रखा है आपको, इपीफाइट उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है, इपीफाइट्स कहते हैं जो केवल और केवल सहारे के लिए उगते हैं, जैसे ऑर्किड हो गया। ये परजीवी नहीं होते हैं। जेरोफिटिक तो होता है कि जो रेगिस्तानों में उगे, हाइड्रोफाइट होता है जो है वो जल में उगे, हेलोफाइट जो होता है वो सैलाइन वाटर्स में उगे। तो ये सब ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर पढ़ते हैं। विलामेन, ऑलरेडी हमने इस बारे में डिस्कस कर रखा है आपको। विलामेन जो कोशिकाएं होती हैं वो किसकी लाक्षणिक होती है, विलामेन यदि प्रेजेंट है तो ये किसके बारे में बता रहा है, तो विलामेन जो प्रेजेंट होता है वो एपीफाइट्स में होते हैं, एपीफाइट्स में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। विलामेन एक टाइप का टिश्यू होता है जो कि पाया जाता है एपीफाइट्स में। तो एपीफाइट जैसे ऑर्चिड होना है, उसमें हवा से लटकने वाली जो जड़ों में एक स्पंजी होता है और उसी टिश्यू को वेलामेन जो है वो कहते हैं। अब चूंकि इनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में नहीं होती है, तो वेलामेन जो क्या करता है कि वाटर से वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वेलामेन यही होता है। आपको ये वेलामेन के बारे में ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कैक्टस में पाए जाने वाला जो अनुकूलन होता है, एडेप्टेशन कैक्टस में हो जो होता है वो कहाँ पे होता है। ठीक है, एडेप्टेशन मतलब क्या हुआ, एडेप्टेशन मतलब हुआ कि पानी का दिक्कत था, तो पानी को हटाना नहीं है, तो इस कारण से क्या करता है कि पानी जो है हटाना ही नहीं है, तो पत्ती जो है उसको चेंज कर दो, स्टीम जो है वो उसको चेंज कर दो, तो यही एडेप्टेशन हुआ ना, कि आपको रहना है कहीं पे तो आप एडजस्ट करते हो ना, तो वही एडेप्टेशन कहलाता है। तो मैंने क्या बताया था कि लीफ क्या करता है, लीफ जो होता है वो कैस्कुटा का, जो नागफनी का जो लीफ होता है वो कहाँ होता है, तो लीफ स्पाइन में चेंज हो जाता है, स्पाइन मतलब कांटे में चेंज हो जाता है। ठीक है, और मैंने बताया था कि उसका जो स्टीम होता है, स्टीम जो होता है वो फाइलोक्लाइड में चेंज हो जाता है, फाइलोक्लेड में चेंज होता है, जो कि क्या क्या करता है, ये तो ये ट्रांसपिरेशन करता है, ये प्रकाश संश्लेषण करता है। तो लीफ, स्पाइन एंड फाइलोक्लाइड्स, लीफ जो है वो स्पाइन में चेंज हो गया और फाइलोक्लाइड जो है वो स्टीम जो है वो फाइलोक्लाइड्स में चेंज हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। और सब कुछ हमने एक्सप्लेन आपको कर रखा है इस बारे में। बाकी हम क्लेडोड की बात कर लें, एक अलग शब्द आ रहा है, क्लेडोड क्या है। क्लेडोड जो होता है ना, क्लेडोड जो होता है यह भी एक तने का ही रूपांतरण है, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टीम, स्टीम का ही ये ट्रांसफॉर्मेशन है, स्टीम ही जो है वो क्लेडोड कहलाता है। लेकिन यह जो है ना वो केवल जो है वो जो इंटरनोड्स होते हैं ना पौधे के, या केवल एक या दो जो इंटरनोड्स होते हैं ना वहीं पे चपटे होते हैं, जहां जैसे कि आप ये क्लेडोड्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो क्लेडोड्स आपको मिल जाएंगे उदाहरण के रूप में स्पैरोगाइरा में मिल जाएंगे। ठीक है, एस्पेरागस में मिलेंगे, नॉट स्पैरोगाइरा, एस्पेरागस में ये आपको मिल जाएगा, ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और कैक्टस में भी पूरा तना जो है वो चपटा होता है जिसे फाइलोक्लाइड्स कहते हैं। और यहाँ पे जो इसमें जो तना होता है वो उसको क्लेडोड कहते हैं, इसको क्लेडोड कहा जाता है। और क्लेडोड जो है वो क्या है ना, इस केवल और केवल जो इंटरनोड्स होती है ना, पौधे जो ऐसे बटी हुई होती है ना पौधे, तो आप उनमें नोड देखोगे ऐसे ऐसे बटा हुआ रहेगा, ये नोड हो गया। ठीक है, और इन दोनों के बीच का ये पार्ट होता है ना, ये इंटरनोड कहलाता है, मतलब दो नोड के बीच का पार्ट नोड, और ये नोड, और ये इंटरनोड होता है। तो यही जो है ना केवल और केवल इंटरनोड पर ही चपटा होता है ना, तो वो कहलाएगा क्लेडोड। समझ में आ गया। उसके बाद आता है लिफ्ट टिंड्रिल, लिफ्ट टिंड्रिल आ रहा है। लिफ्ट टिंड्रिल का मतलब क्या होना, तो ये पत्ती जो है ना वो लिफ्ट टिंड्रिल होता है ना, यहाँ पे धागे जैसी संरचना बन जाती है जो कि क्लाइंबिंग के लिए यूज किया जाता है, चढ़ने के लिए। जैसे आप चढ़ने वाले पौधे देख लो, कद्दू देख लो, जो आप जो नेनुआ हो गया, कई सारे जो पौधे होते हैं ना जो क्लिम्बिंग, जैसे करेला हो गया, इन सब में आपको राउंड राउंड टाइप सा एक पतला दिखेगा ना, वही लेफ्ट टेंड्रिल होता है, क्लाइंबिंग के लिए यूज होता है, दीवार पर चढ़ना है।
उसके लिए यूज होता है, क्लाइंबिंग। ठीक है। मटर हो गया, मटर में भी ये देखने को आपको मिलता है। कैक्टस, इसका जो है वो आवश्यकता कैक्टस में तो होता नहीं है, तो आपको याद रखना है। बाकी जेरोफेटिक प्लांट जो है वो बता दिया। शिकन स्टोमा की बात करें तो इसके जो स्टोमा होता है ना, उसमें उसमें गड्ढों में धसे होते हैं ताकि पानी जो है वो कम उड़े, तो उसको सिकन स्टोमा कहते हैं। संकेन अस्टोमा, संकेन अस्टोमाटा। संकेन स्टोमाटा क्या होता है, तो जो है वो धंसी हुई होती है स्टोमाटा, गड्ढों में काफी पानी का कम नुकसान हो। उसके बाद थिक क्यूटिकल की बात करें, थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल जो होता है ना, वो पत्ती और तने पर मोम जैसी परत निकल जाती है, क्यूटिकल्स उसी को कहा जाता है, तो ध्यान आपको रखना है। और नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि फ्लोम्यूल्स और रेडिकल के बारे में। इसको बोलते हैं परांकुर और इसको बोलते हैं मूलांकुर। तो मूलांकुर और परांकुर से रिलेटेड चीजें पूछी रही है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये जड़ से संबंधित है, ये जड़ से संबंधित है। ठीक है, तो जड़ तो है नहीं तो बीज है, तो सीड से ही तो बीज निकलता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। देखो, जब भी रेडिकल्स से जड़ निकलती है, जब बीज बीज अंकुरन होता है तो वो उसका एम्ब्रॉय बनेगा, और उसी एम्ब्रॉय से तो जड़ विकसित होगा ना, उसी एम्ब्रॉय से तो जड़ विकसित होगा। जब रेडिकल से जड़ विकसित होती है ना, जब रेडिकल से जड़ विकसित होती है, तो भ्रूण का वह निचला भाग जो सबसे पहले निकलता है, वो जड़ का फॉर्मेशन करता है, तो रूट का फॉर्मेशन यहीं से होगा, रूट तंत्र का फॉर्मेशन यहीं से होगा। और यदि वो पलांकुर से निकल रही है, प्लोम्यूर से निकल रही है, तो वो जो है वो स्टीम सिस्टम को दिखाएगा, और वो रूट की जगह सूट सिस्टम को दिखाएगा। आप ऐसे देख लो, ये जो है वो ऐसे जड़ गई, ठीक है, ये जड़ हुआ, तो ये पूरा सिस्टम जो है वो रूट सिस्टम कहलाया। और वही ऊपर जाके ये स्टीम बना, पेड़ बना, पेड़ के जो स्टीम बने, यहाँ पे इनकी पत्तियां जो है वो बनी, तो ये जो ऊपर वाला सिस्टम हुआ वो पूरा सूट सिस्टम कहलाता है, सूट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, और प्लोम्यूर से सूट सिस्टम बनता है, और जो रेडिकल्स होता है उससे रूट सिस्टम बना होता है। ठीक है, यह दोनों जो होते हैं वो बीज के एम्ब्रॉयरियल एक्सिस के ही हिस्से होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बीज का ये पार्ट है। बाकी बर्ड की बात करें तो ये तने के अतिरिक्त जो अविकसित शाखा होती है, ये बीज का हिस्सा नहीं होता है बर्ड, जिसको कली आप कहते हो। और फूल और फल तो आपको पता ही है। पौधे का परिपक्व जो जनन अंग जो है वो यही होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर बीइंग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल के लिए पूछा रहा है, तो ऑलरेडी हमने इस बारे में डिस्कस भी किया है कि बायोडीजल किस किस से बनता है। तो बायोडीजल जो होता है ना, वो एक नॉन एडिबल तेल वाला पौधे होते हैं, खाना इससे खा नहीं सकते हो, ये बायोडीजल के रूप में काम आते हैं। तो ये कहाँ कहाँ होता है, तो ये जो है वो आपको जेट्रोफा में मिल जाएगा, जिसको रत्न जोत भी कहते हैं, जेट्रोफा, इसको रतन जोत भी कहा जाता है, तो ये जेट्रोफा में मिल जाएगा। यह बायोडीजल का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हो गया। उसके बाद करंज की बात करें, करंज जो होता है इसको, इसका 3 से 35% जो है वो तेल होता है, और इसका उपयोग जो है वो ईंधन के रूप में किया जाता है। तो करंज हो गया, जेट्रोफा हो गया। उसके बाद बात करें महुआ और अरंडी, जो कैस्टर की बात करें, महुआ हो गया और कैस्टर, ये तो शराब बनाने में भी यूज किया जाता है। और अरंडी जो कैस्टर की बात करें, तो इनके बीज से जो प्राप्त तेल होता है, उसका भी उपयोग आप बायोडीजल और लुब्रिकेंट्स बनाने में करते हो, बायोडीजल एंड लुब्रिकेंट्स बनाने में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑल ऑफ द एबव हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव हमारा आंसर बनेगा। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी जो है वो भारत में 2018 में लागू की गई है। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी जो रिसेंट वाली है। एथेनॉल जो है वो कहां से निकलती है, सवाल यदि पूछ लिया जाए, एथेनॉल जो है वो कहां से निकलती है, तो यह जो है वो गन्ने से निकलती है, मक्का से निकलती है, तो शुगर, शुगर केन से निकलती है। और मेज जो है मक्का है उससे निकलती है, तो मक्का और शुगर केन से निकलती है। उसके बाद एक प्रोसेस है, उसका नाम याद रखो, ट्रांस स्टेरिफिकेशंस। ट्रांस स्टेरिफिकेशन एक प्रोसेस होता है। ट्रांस स्टेरिफिकेशन जो है वो क्या कहलाता है, तो वैसा केमिकल प्रोसेस जिसमें तेल को बायोडीजल में बदला जाता है। तो ऑयल को
बायो डीजल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, बायो डीजल में कन्वर्ट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ट्रांस ट्रांसेस्ट्रिफिकेशन। ट्रांजेस्ट्रिफिकेशन इसको कहते हैं, ट्रांजेस्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू? सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। तो अब पूछ रहा है कि सरल अस्थाई उत्तक कौन सा है जो यांत्रिक सहारा देता है प्लांट को, मैकेनिकल सपोर्ट देता है? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में सीधा पूछ रहा है, तो वो होता है स्कैरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा, पीसीएस आपको याद रखना है, पैलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्कैलेनकाइमा, पीसीएस। तो इसमें जो सहारा देता है वो स्कैलेनकाइमा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर ध्यान रखेगा, स्कैलेनकाइमा। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू के बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब चीजें और अधिक समझ में आएंगी। तो हम प्लांट टिश्यू के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो समान उत्पत्ति और कार्य करने वाले जितने भी कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, उनसे टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। और टिश्यू का जो स्टडी होता है उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और प्लांट एनाटॉमी का फादर की आप बात करें, प्लांट एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब पादप की शारीरिकी है, उनके फादर की बात करें तो प्लांट एनाटॉमी के फादर बोला जाता है एन ग्रीव को। एन ग्रीव, एन ग्रीव को प्लांट एनाटॉमी का फादर बोला जाता है। प्लांट टिश्यू है, उनको दो पार्टों में सबसे पहले डिवाइड आप करो। पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक मतलब वैसी कोशिकाएं जो विभाजित होती हैं, तो इस कारण से इसको हिंदी में नाम है विभाजकीय कोशिकाएं, विभाज्योतक, मतलब ऐसी कोशिकाएं जो विभाज हो रही है। दूसरी जो आती है वो परमानेंट टिश्यू होती है, परमानेंट टिश्यू होती है, इस कारण से इसको जो है वो अस्थाई उत्तक बोलते हैं, हिंदी में अस्थाई उत्तक कहा जाता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं वो विभाजन की क्षमता रखती हैं, तो इस कारण से इसमें पौधे की ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट किसके कारण से होती है? तो ग्रोथ होगी वो मेरिस्टेमेटिक के कारण ही होगा। परमानेंट टिश्यू क्या करती है? तो ये विभाजन की क्षमता खो चुकी होती है, इन कारण से इनका जो काम होगा क्या होगा? तो वो मजबूती प्रदान करना, उसको सपोर्ट देना। ठीक है, उसको सपोर्ट देना। उसके साथ ही साथ इसका क्या काम हो सकता है कि उसको सपोर्ट कैसे दे सकता है? तो फूड को स्टोर कर सकता है, इसको जो है वो सहारा दे सकता है। सहारा कैसे दे सकता है? तो मजबूती प्रदान करके, स्ट्रांग बनाकर, इसके लिए यूज होता है। ठीक है, आपको ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, वो कई सारे पार्टों में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते हैं, जिनमें तीन पार्टों में ये डिवाइड होते हैं। इन तीनों पार्टों का नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपिकल, एपिकल बोलते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं लेटरल, और तीसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंटर कैलरी, इंटर कैलरी, इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक। ठीक है, एपिकल मेरिस्मेटिक, लेटरल मेरिस्मेटिक और इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक। ठीक है, यह जो कोशिकाएं होती हैं, सबसे पहले तो यही जो सवाल जितना पूछा जाएगा बस उतना ही मैं बता रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं। एपिकल में आपसे क्या पूछा जाएगा कि यह कहां पे होती हैं? तो ये होती हैं रूट, रूट, उसके साथ जो तना, स्टीम, उन सब का जो कोना एकदम टिप होता है ना, तो उस टिप पर होती है। तो एपिकल क्या करवाता है? तो एपिकल जब टिप पे है तो वो क्या करवाएगा? ग्रोथ करवाएगा। कैसा ग्रोथ करवाएगा? लेंथ का, लेंथ का ग्रोथ करवाएगा एपिकल। तो प्राथमिक जो प्रारंभिक जो वृद्धि अगर प्लांट की होती है तो वो यही लेंथ ही तो होती है ना। आपको मैं बताऊं तो प्लांट की प्राथमिक ग्रोथ क्या है? वो उसका लेंथ ही तो बढ़ना चाहिए। बाकी लेटरल ग्रोथ में ना उसका प्लांट जैसे पहले ऐसा था तो दूसरी कंडीशन में उसकी मोटाई बढ़ेगी, तो वो सेकेंडरी ग्रोथ होता है जब लेटरल चीजें बढ़ेगी। और लेटरल वाले को लेटरल में ही रखा जाता है, लेटरल वाले को लेटरल में ही रखा जाएगा। और लेटरल में क्या आएगा? लेटरल को बोलते हैं पार्श्व। इसमें तने की जो साइड है ना, ये छाल जो उसकी चने का होता है उसी साइड के छाल के नीचे होता है। ये क्या करती है? तो ये ग्रिथ बढ़ाती है, चौड़ाई और मोटाई बढ़ाती है। तो ये पौधे की चौड़ाई बढ़ाएगी, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगी, और उसी के साथ साथ मोटाई बढ़ाएगी।
मोटाई बढ़ाएगी, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ करवा रही है। ये जो है वो कौन सी ग्रोथ करवा रही है, तो ये प्राइमरी ग्रोथ करवा रही है। ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि लेटरल जो होता है ना, लेटरल मेलिस्मेटिक होता है, तो पेड़ के तने में एनुअल रिंग इसी के कारण बनते हैं। एनुअल रिंग जो आप देखते हो ना पेड़ की तने में ऐसे ऐसे करके होते हैं, वो इसी के कारण बने होते हैं, लेटरल के कारण ही, लेटरल ग्रोथ के कारण ही बनते हैं। उसके बाद इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक आता है। यह जो है ना वो पत्तियों के आधार या फिर गांट्स पर होते हैं। तो पत्तियों का जो नोड्स होता है ना, नोड्स पर ये होते हैं। और यह जो है वो घास में इंपॉर्टेंट होता है। यह जानवर जब घास के ऊपरी हिस्से खा लेते हैं ना, तो यह जो जो टिश्यू होता है ना, ये घास को दोबारा उगा देता है, तो ये रीग्रोथ करवाता है। री ग्रोथ करवाता है, खास करके ये घास में इंपॉर्टेंट होता है इंटर कैलरी। तो ये तीन आपको समझ में आएगा किसमें, तो मेरिस्मेटिक में। अब इसी तरह से जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ना, वो भी ऐसे ही डिवाइड होते हैं। परमानेंट टिश्यू जो है वो कैसे डिवाइड होंगे, तो वो जो है वो दो प्रकार से डिवाइड होते हैं। पहला तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा जो कहलाता है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है। तो पहला हो गया, इसका क्या हो गया, पहला जो हम देख रहे हैं वो हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा जो इसका हो गया वो हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो दो पार्टों में फिर से डिवाइड होता है। पहला जो होता है वो जाइलम होता है, और दूसरा जो होता है वो फ्लोएम होता है। ठीक है। दूसरा जो होता है वो फ्लोएम होता है। अब जो है वो ये जो कोशिकाएं होती हैं परमानेंट टिश्यू वाली, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है, वो कैसे कैसे डिवाइड होती हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से ये बने होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें पहला जो होता है वो पैरेनकाइमा होता है, जो आपको ऑप्शंस में दिख रहे हैं, पैरेनकाइमा। दूसरा जो होता है वो कोलेनकाइमा, और तीसरा जो होता है वो स्केलेनकाइमा। हम पैरेनकाइमा से आपको थोड़ा सा बताते चलते हैं। पैरेनकाइमा जो होती है, इसकी जो है वो सबसे पहली बात करें कि ये लिविंग होती है। ठीक है, ये लिविंग होती है, जीवित होती है। इसकी कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है, वो पतली होती है। इसकी सेल वॉल पतली होती है। इसका काम क्या है पैरेनकाइमा का, तो पैरेनकाइमा का काम है फूड स्टोर करना। फूड स्टोरेज का काम करती है, और पौधे को कोमल भागों में ये रहती है। पौधे के जो भी कोमल पार्ट होते हैं ना, डिलीशियस जो पार्ट, डिलीशियस बोलो, डेलिकेट जो पार्ट होते हैं ना, कोमल पार्ट जो होते हैं वहां पे रहते हैं। ठीक है। एग्जाम के फैक्ट्स की यहां से हम बात कर लें, तो इसमें क्लोरेन काइमा इसी का पार्ट होता है। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला इसका पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरेन काइमा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, क्लोरेन काइमा। इट इज नॉट कॉलिन काइमा, इट इज क्लोरेन काइमा। क्लोरेन काइमा जो क्या होता है, तो यह होता है कि जब पैरेन काइमा में क्लोरोफिल हो, पैरेन काइमा जो होता है वहां पर यदि क्लोरोफिल मिल जाए, क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण करवाता है, तो यहां पे जब क्लोरोफिल मिलता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको जो है वो कहते हैं क्लोरेन काइमा। इट इज नॉट कॉलिन काइमा, ये हमेशा ध्यान रखना है। और इसमें दूसरी चीज जो मिलती है वो मिलता है एरेन काइमा। दूसरा जो मिलता है वो कहलाता है एरेन काइमा। एरेन काइमा। अब ये एरेन काइमा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो एरेन काइमा जो होता है ना, वो जलीय पौधे में होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं, जलीय पौधे में होते हैं। ठीक है, जलीय पौधे में होते हैं, जैसे कमल हो गया, हाइड्रेलिया हो गया, इन सब में होते हैं। इन सब के पैरेनकाइमा के बीच जो ये हवा भरी होती है ताकि वो तैर सके। इसी पैरेनकाइमा के बीच हवा भरी होती है, जिससे मैं पानी में वो तैर सके। तो ये दो कॉलिन क्लोरिन काइमा और एरेन काइमा आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है पैरेनकाइमा में, पैरेनकाइमा में। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पे आता है वो आता है कॉलिन काइमा। दूसरा जो आपको याद रखना है, पैरेनकाइमा पहला देख लिया, पीसीएस हमको देखना है ना, तो पहला हमने पैरेनकाइमा देखा। अब इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आगे लिख पाऊं। तो मेरिस्मेटिक वाला सारा पार्ट मैंने मिटाया है। अब यहाँ पे हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो पैरेनकाइमा देख लिया। अब हम कॉलेनकाइमा देखेंगे, फिर स्केलेनकाइमा देखेंगे और खत्म कर लेंगे। प्लांट टिश्यू में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। सवाल यहीं से आते हैं। तो पहला तो हमने देख लिया ए पैरेनकाइमा। अब बी को हम देखते हैं। बी जो है वो क्या है, तो बी जो है वो है कॉलेनकाइमा।
बी जो है वो कॉलिन काइमा है। और कॉलिन काइमा के बारे में क्या आपको याद रखना है? तो कॉलिन काइमा के बारे में याद रखना है, यह जो क्या है, तो पहली बात तो ये लिविंग है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक ऐसे में मैं पढ़ाऊंगा ना जो नॉन लिविंग होता है। ये कहाँ पे होते हैं? तो कोने पर मोटी होती है। यह जो होती है वो कहाँ होती है? तो कोने पर, जो एज होती है ना वहां पे मोटी होती है, एज पर मोटी होती है। ध्यान आपको ये रखना है, एज पर ये मोटी होती है। ये इसका मेन जो काम है वो क्या होता है? तो पौधे को लचीलापन देता है। लचीलापन पौधे को देता है, ठीक है। तो पौधे को ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है और उसी के साथ साथ यांत्रिक सहारा भी देती है। परमानेंट टिश्यू जितना भी है वो क्या कर रहा है? वो सपोर्ट ही तो कर रहा है ना। वो विभाजित नहीं हो रहा है, वो केवल सपोर्ट कर रहा है। जब तेज हवाएं चलती है, पेड़ की टहनियां जो है वो बिना टूटे हुए झुकती रहती है ना पूरा, वो इसी टिश्यू के कारण झुकती रहती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट की बात करें, सी नंबर का जो बात करें वो कौन सा है? तो वो है स्केलन काइमा, ठीक है। स्केलन काइमा, स्केलन काइमा जो होती है वो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है? तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो है वो डेड होती है। स्केलन काइमा जो होती है वो डेड होती है। इसकी जो वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? तो इसकी जो दीवारें होती है उस पर लिग्नीन जमा हुआ होता है। लिग्नीन वहां पे स्टोर हो जाता है। अब ये जो लिग्नीन होता है ना वो सीमेंट की तरह एकदम कठोर होता है, जिस कारण से ये उसको कठोरता देती है, उसको स्ट्रांग बनाता है और उसको कठोर बनाता है, उसको मजबूती देती है, उसको कठोरता देती है। अब ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो आपने नारियल देखा है, आपने नारियल देखा है, हस्क ऑफ द कोकोनट। तो ये नारियल में आपको देखने का, नारियल का जो रेशा है, कोकोपीट जिससे बनती है, हस्क ऑफ द कोकोनट। उसके बाद आपने अखरोट को देखा है। अखरोट, अखरोट में आपको मिलेगी। आपने बादाम के जो कठोर छिलके होते हैं, अखरोट के साथ साथ जो बादाम होते हैं, बादाम में आपको देखने को मिलेगा। तो नारियल, अखरोट, बादाम। उसके साथ साथ नाशपाती के खाते समय जो दानेदार पथरीले जो महसूस आपको होता है ना, वो स्टोन सिल्स ही होते हैं। नाशपाती में भी, पाइनएप्पल्स में भी, नाशपाती में भी ये देखने को मिलता है। तो ये आपको मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। जितना जरूरी था वो सब मैंने अब आपको बता दिया। अब देखो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो चीजें होती हैं, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। अब ये जो जाइलम होता है उतना हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे। जाइलम जो है वो जल के लिए जरूरी है और फ्लोएम जो है वो फूड के लिए जरूरी होता है। और फ्लोएम जो है वो मुख्यतः जीवित होता है, इसमें एक जो है वो डेड होता है। और जाइलम जो है वो मुख्यतः मृत्यु डेड होता है, लेकिन इसमें एक जो है वो जीवित होता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी विस्तार से पढ़ रखा है, ठीक है, हमने इस बारे में चर्चा ऑलरेडी कर रखा है। जाइलम के बारे में इतना याद रखो कि जाइलम का जो होता है वो नीचे से ऊपर की ओर वो ले जाता है, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही ना वाटर मिल रहा है। तो वाटर पत्तों के पास तो होता नहीं है, तो वो नीचे से ऊपर लेकर जाता है। फ्लोएम का काम है कि नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, तो दोनों काम कर सकता है, दोनों दिशा में फ्लोएम चल सकता है। प्रोटेक्टिव टिश्यूज जो है उसके बारे में थोड़ा सा जान लो आप। जो प्लांट्स होते हैं ना उनमें प्रोटेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू भी यहाँ पे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला प्रोटेक्टिव टिश्यू आपको याद रखना है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या है? तो पौधे के सबसे बाहरी परत जो होती है वो एपिडर्मिस होता है। खास करके जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं ना, उनमें क्यूटीन, क्यूटीन जो होता है ना वो एक मोम जैसी संरचना होती है, क्यूटीन। तो ये क्यूटीन जो है वो पौधे की बाहरी सतह पर होती है, मोम जैसी परत होती है और पानी उड़ने से रोक लेता है ये क्यूटीन। तो एपिडर्मिस हो गया, प्रोटेक्ट कर रहा है पानी को। दूसरा जो आपको याद रखना है कि वो कॉर्क याद रखना है। कॉर्क मतलब आप छाल तो रख सकते हो, कह सकते हो छाल। कॉर्क याद रखना है, यह जो है वो पुरानी जड़ या फिर तनों की जो बाहरी छाल होती है ना, वो होती है। और कॉर्क जो है तो हमेशा डेड होता है। यहीं से तो पहली बार सेल को खोजा गया था ना, पहली बार सेल को कॉर्क से ही तो खोजा गया था ना। अब इसका जो सेल वॉल होता है, इसमें एक स्पेशल टाइप का केमिकल होता है और उस केमिकल को हम बोलते हैं सुबेरीन। सवाल पूछा गया एग्जामिनेशन में, सुबेरीन। सुबेरीन जो नामक केमिकल होता है, जो हवा और पानी के लिए जो है वो एवी पैरस होता है, इम्प्रीवेरस होता है, मतलब जा नहीं सकता है हवा और पानी इसमें। तो सुबेरीन जो है वो ऐसे इसको सपोर्ट करता है। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में ही सबसे पहले जो है वो कोशिका को खोजा था, ये मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पूरा डिस्कशन था।
जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पुष्पी पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं होता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, ज्यादा आसान होगा। विच पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहा है, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर लगते हैं, उनको बोला रहा है कि डाई डिप्लोइड कौन नहीं होते हैं। डिप्लोइड जब रिप्रोडक्शन होता है ना, तो उस समय डिप्लोइड कौन नहीं होते हैं। तो पहली बात को, जो पुष्पी पौधे हो रहे हैं, पुष्पी पौधे को क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट को क्या बोलते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट को सबसे पहले तो एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियो स्पर्म्स कहते हैं। तो आपसे यही पूछा रहा है कि एंजियोस्पर्म का कौन सा जो पार्ट है ना, एंजियोस्पर्म जो है उसका कौन सा भाग जो है होता है वो डिप्लॉयड नहीं होता है। ठीक है, डिप्लॉयड मतलब 2n और n। n मतलब जब उसमें क्रोमोसोम एक हो, और डिप्लॉयड मतलब दो हो जाए। जैसे हमारे मनुष्य में लेके चलो तो 23 और 46 होता है ना, तो 46 है मतलब डिप्लॉयड है, 23 है, और ये है तो ये जो है वो डिप्लॉयड है। ठीक है, तो डिप्लॉयड और हिप्लॉयड की बात हो रही है। तो डिप्लॉयड जैसे ही कर रहा है, सीधा मतलब कि 2n की बात कर रहा है। डिप्लॉयड डिप्लॉयड नहीं होती है, बल्कि हेप्लॉयड होती है। तो ये 2n वाला डिप्लॉयड बोल रहा है। डिप्लोइड हमने डिस्कस कर रखा है, और नहीं तो आपको मैंने इस बारे में बता रखा है जब हमने सेल डिवीजन पढ़ाया था। ये हिप्लॉयड होता है। ये हिप्लॉयड होता है जिसमें कोशिकाएं जो है वो एन होती है, एक होती हैं, और वहां पे डबल हो जाती हैं। तो यहाँ पे एग जो आपको दिख रहा है ना, ओवम का जो एग, ओवम से एग निकलती है, तो यही आपका आंसर होगा। एग सेल जो ओवम से निकलती है, वही जो है वो डिप्लॉयड नहीं होता है ये। ठीक है, तो मिटोसिस जो होता है ना, मियोसिस जो होता है, अर्ध सूत्री विभाजन, वही तो जनन कोशिकाओं में होती है ना। मियोसिस जो होता है, मियोसिस कहाँ होता है, तो मियोसिस जनन कोशिकाओं में होती है। तो मियोसिस के बाद बनने वाला जो गैमेट्स होता है ना, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। अब इसके बाद जो गैमेट्स बनेगा, कोशिकाएं जो बनेगी उनको गैमेट्स बोलते हैं। अब ये जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे होंगे, तो गैमेट्स जो है ना वो एन गुणित होती है। ठीक है, गुणित होती है, एन होती है। तो एग जो होता है वो मादा युग्मक होता है। अंड कोशिका जो होती है, एग सेल्स जो होती है, वो मादा का युग्मक है। इसीलिए ये जो है वो हिप्लॉइड होती है। और बाकी शरीर की जो कोशिकाएं होती है, वो एस्टोमेटिक सेल जो होती है, वो निषेचन के बाद की अवस्थाएं को दिखाती है। इस कारण से यही तो एग, यही एग जो है ना, वो स्पर्म के साथ जाके फाइलोपियन ट्यूब में जो है वो निषेचन करेगी, फर्टिलाइजेशन करेगी, और वहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन करेगी। तो ये तो उस निषेचन से पहले की ही क्रिया है, तो ये हिप्लॉइड कैसे हो जाए, ये डिप्लॉइड कैसे हो जाएगी। आसान सा एकदम, सोचने वाली बात है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से आंसर बन जाएगा, डिप्लॉइड। ठीक है, आगे और ऑप्शंस है, उनकी जो चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है कोरोला है, उसके बाद ओवेरी है, उसके बाद जाइगोट है। ठीक है, तो कोलेरा की बात करें तो ये फूल की पंखुड़ियां हैं। तो ये तो पंखुड़ियां होती हैं फूल की, पंखुड़ियां हैं फूल की, जो कि कायिक कोशिकाएं होती हैं। तो इस कारण से ये तो डिप्लॉयड है, 2n हो जाएगा। ओवेरी की बात करें, अंडाशय की बात करें, तो ये तो 2n होता है, और मादा का जनन अंग ये है। जाइगोट की बात करें तो यहाँ तो पूरा निषेचन हो ही रखा है, उसके बाद ही तो जाइगोट बना है ना, स्पर्म को मिलने के बाद। एन जो है वो शुक्राणु से मिला, और एन जो है वो अंडाणु से मिला, तो हमेशा ये 2n ही होगा। तो ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मूली किसका रूपांतरण है, रेडिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ। तो रेडिस जो होता है ना, वो मॉडिफिकेशन होता है रूट का। ऑप्शन नंबर ए जो आपको याद रखना है, मूल का ये है। तो ये कैसा है, तो मूल कंद होता है। तो मूली एक टैप रूट का उदाहरण है। मूसला जो जड़ होती है उसका उदाहरण है। तो टैप रूट का ये उदाहरण है। जो तुर्क रूप होता है, फ्यूसिफॉर्म जड़ ये होती है। कैसी है, फ्यूसिफॉर्म रूट होती है। जो बीच में मोटी और सिरों पर पतली होती है। इसका उपयोग जो है वो भोज फूड स्टोर करने के लिए ऐसा ये स्ट्रक्चर बना के रखती है। तो मूली जो है वो फ्यूसिफॉर्म होता है। फ्यूसिफॉर्म टाइप का रूट है, जो कि एक टैप रूट है, मतलब वो मूसल जड़ है। मूसल जड़ है, तो मूल ये है। ठीक है, मूल ये है, ध्यान आपको रखना है। कैरोट की बात करें तो कोनिकल जड़ होता है कैरोट। कैरोट की बात करें, कैरोट जो गाजर है वो कैसा होता है, तो ये कोनिकल जड़ होता है गाजर का। यही सब सवाल पूछा जाता है यहाँ से। उसके बाद टर्निप की आपसे पूछा जा सकता है, सलजम आपसे पूछा जा सकता है। सलजम आपसे पूछा है, तो सलजम जो है वो कुंभी रूप होता है।
नेपी फॉर्म जड़ होता है सलजम का, नेपी फॉर्म टाइप का जड़ होता है। उसके बाद आलू आपसे पूछा जा सकता है, पोटैटो। आलू जो होता है वो जड़ नहीं होती है, बल्कि वो ट्यूबर होती है, तना होती है। आलू जड़ नहीं है, वो ट्यूबर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीत की ओर बनने वाली जो कोशिकाएं होती है वो क्या कहलाती हैं? सेल फॉर्म टुवर्ड्स पीथ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग इन अ स्टीम आर, ये पूछा जा रहा है। तो ये सेकेंडरी जाइलम होता है, सेकेंडरी जाइलम, नॉट फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, सेकेंडरी जाइलम। जितने भी डाइकोट पौधे होते हैं ना, डाइकोट्स जो पौधे होते हैं, द्विबीजपत्री जो होता है, वो पौधे में मोटाई बढ़ने की प्रक्रिया को द्वितीय वृद्धि कहते हैं। जब उसकी मोटाई बढ़ रही है, उसके तने की जब मोटाई बढ़ रही है, तो उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। अब कैम्बियम के अंदर जो है ना, वो सेकेंडरी जाइलम बनती है। कैम्बियम के अंदर यहाँ पे कैम्बियम होगा, और वो कैम्बियम ऐसे 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 होगा। अब इस कैम्बियम के अंदर सेकेंडरी जाइलम बनता है, और यह जो है वो बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है ना, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनेगा। सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो बाहर बनेगा, और सेकेंडरी जाइलम जो है वो अंदर बनेगा। तो सेकेंडरी जाइलम अंदर, और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो बाहर बनेगा। मे भी ऐसा पूछ लिया जाए आगे। अब चूंकि अंदर की ओर ही पीथ होता है, इसीलिए पीथ की ओर बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो सेकेंडरी जाइलम कहलाती हैं, सेकेंडरी जाइलम कहलाती हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पूछा रहा है कि मरुस्थलीय पौधे में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? तो देयर लीव्स आर लार्ज एंड ब्रॉडेड, पानी का लॉस हो जाएगा भाई। देयर रूट आर स्मॉल, खत्म, पानी चाहिए बहुत ज्यादा, तो रूट बहुत बहुत बड़ी होनी चाहिए। पत्तियां जो है वो एकदम छोटी होनी चाहिए, कांटा भी बना लो तो कोई दिक्कत नहीं है, चौरस क्यों होगा भाई, खत्म। उसके बाद पत्तियां जो है वो लीव्स आर स्मॉल, तो ये तो सही है, स्मॉल क्या क्या, आप स्पाइन भी बना लो तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टोमाटा बहुत ज्यादा रहेगा तो उसका तो छेद बहुत ज्यादा है, तो पानी का लॉस बहुत ज्यादा होगा। तो स्टोमाटा एकदम कम होनी चाहिए, नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपको आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी, सबकी चीजों के बारे में। तना पूछा जाए कि स्तंभ होता है क्या, स्तंभ क्या होता है? तो स्तंभ तना बोल रहा है कि तना क्या होता है। तो ये यहाँ पे देखो, फोटोट्रॉपिक का मतलब कि प्रकाश के तरफ जाता है या फिर उससे दूर जाता है, दूर भागता है, क्या है? तो ये पॉजिटिव होता है। जिधर लाइट रहेगी, सनलाइट यहाँ पे है, तो तना जो है वो अपना को, अपने को, पेड़ है तो अपने पेड़ जो है वो अपने को इस तरह से झुका लेगी इधर, तो ये जो है वो फोटोट्रॉपिक हो गया। तो ये पॉजिटिव होता है। निगेटिव क्या होता है? तो जड़ हमेशा निगेटिव की ओर भागती है, रूट्स होता है वो निगेटिव की ओर भागती है, निगेटिव जियोट्रॉपिक उसको बोलते हैं। ठीक है, तो फोटोट्रॉपिज्म होता है कि तना हमेशा प्रकाश की दिशा की ओर बढ़ती है, इसे पॉजिटिव फोटोट्रॉपी बोलते हैं। और जो तना जो है, जो जमीन गुरुत्वाकर्षण के विपरीत की ओर बढ़ती है, जियोट्रोपिज्म जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत की ओर बढ़ती है, और इसे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कहते हैं। तो जब भी जियोट्रोपिज्म पूछा जाए तो वो नेगेटिव होगा, और फोटोट्रोपिज्म पूछा जाए तो वो पॉजिटिव होगा। तो ये और ये दोनों आंसर होगा। ठीक है, दोनों आंसर होगा। तो विकल्प सी भी सही हो सकता है, लेकिन जीव विज्ञान में तने की जो मुख्य पहचान होती है वो प्रकाश की ओर बढ़ना ही होता है। निगेटिव वे में जब ये आंसर पूछा जाए तो ये आंसर ज्यादा परफेक्ट है, लेकिन ये भी आंसर होगा निगेटिव जियोट्रोपिज्म, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की ओर तो ये बढ़ नहीं रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कटु फल है? कटु या फिर कूट फल बोल रहा है, फॉल्स फ्रूट है, मतलब फ्रूट्स है ही नहीं। इसका फॉल्स फ्रूट का सीधा मतलब कि वैसा फल जो असत्य फल कहलाता है। तो असत्य फल वो कहलाता है जो केवल ओवैरी से नहीं, बल्कि पुष्प के अन्य भागों से बनते। जैसे फ्रूट्स किससे बनेगा? फ्रूट जो है वो अंडाशय से ही तो बनता है ना, ओवैरी है, अंडाशय है, यहीं से तो फ्रूट बनता है। अब कोई ऐसा फ्रूट जो अंडाशय से नहीं बना हो, बल्कि जो पुष्प है ना उसके अन्य भाग, जैसे कि थैलमस, थैलमस से बना हो, तो इसके एग्जाम्पल आप क्या क्या रख सकते हो? इसके आप एग्जाम्पल रखो एप्पल, ये एप्पल जो है वो फॉल्स फ्रूट है। इसका आप एग्जाम्पल रखो पियर, नाशपाती जो है वो फॉल्स फ्रूट है। इसका आप एग्जाम्पल रखो पोम,
ठीक है, तो ये पोम श्रेणी के फल होते हैं। इट इज ऑल कॉल्ड पोम कैटेगरी के फ्रूट्स। पोम कैटेगरी के फ्रूट्स, इनमें जो है वो थैलमस होता है, ना कि अंडाशय है, इसीलिए इन्हें असत्य फूल कहा जाता है। तो पोम आपको यहाँ पे आंसर ध्यान रखना है, पोम। ठीक है, पोम फ्रूट्स जो होते हैं वो कौन कौन से हो गए, तो एप्पल, पियर, नाशपाती, और जो एप्पल है वो इस श्रेणी में आता है। तो इसमें एप्पल आएगा और इसमें पियर आएगा, ये सब पोम कैटेगरी में आती है। ड्रूप की बात करें तो ड्रूप में आम और नारियल आता है। ड्रूप में आम आएगा, मैंगो आएगा और नारियल आएगा, और ये जो है वो ट्रू फ्रूट है, सत्य फल है। ठीक है, उसके बाद पेपो की बात करें, पेपो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे खीरा आता है और तरबूज आता है, और यह भी जो है वो सत्य फल होते हैं, ट्रू फ्रूट्स होते हैं। और पोम जो है वो फॉल्स फ्रूट होता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 131 नंबर का है, 141 है कि मूली किसका उदाहरण है। तो मूली हमने फ्यूसिफॉर्म टैप रूट है, ऑलरेडी डिस्कस किया है, फ्यूसिफॉर्म टैप रूट। ऑप्शन नंबर बी, मूली जो है वो फ्यूसिफॉर्म टैप रूट है। टैप रूट वे जड़ें होती है ना जो कि रेडिकल से विकसित होती हैं, और भोज्य संचय के आधार पर उनके कई सारे फॉर्म होते हैं, और उसी में फ्यूसिफॉर्म है। फ्यूसिफॉर्म में क्या होता है ना, उनकी जड़ बीच में मोटी हो जाती है फूड को स्टोर करने के कारण, और शीर्ष जो होता है उसका दोनों जगह वो पतली होती है। ठीक है, ये मूली की बनावट होती है फूड स्टोर करने के कारण। तो ये मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज होता है। तो सभी जड़ें जो है वो भोजन संचय के कारण जो है वो अपने आप को रिफॉर्म करते रहती है। टैप रूट और एडवेंचर रूट की बात करें तो जो मूलांकुर से बनती है वो टैप रूट हो गया, जो जो परांकुर से बनती है, अन्य अन्य भाग से बनती है, तो वो एडवेंटियस रूट हो गया। हमने इसको डिस्कस किया है। कोनिकल की बात कर लेते हैं, कोनिकल रूट की बात कर लेते हैं। तो कोनिकल जो होता है ना वो जड़ जो है ना ऊपर पर चौड़ी होती है और नीचे की ओर धीरे धीरे पतली हो जाती है, जैसे गाजर। तो गाजर हो गया वो कोनिकल हो गया, कोन की तरह हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, कोनिकल हो गया। फ्यूसिफॉर्म तो मैंने मूली बता ही दिया, रेडिस, मूली बता दिया। उसके बाद रेस्पिरेटरी या फिर न्यूमोमेटाफोर्स भी इसको बोलते हैं, रेस्पिरेटरी टैप रूट, या फिर इसको आप याद रखिएगा, ये पूछा गया है सवाल, इसलिए मैं लिख रहा हूं, न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स इसको कहते हैं। ये जो कैसे क्षेत्र में होते हैं, तो दलदली क्षेत्र में होते हैं। जैसे ये हो गया ना, ये जड़े गई और जड़े को अंदर जो है वो नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन, इस कारण से वो बाहर निकलती हैं, और यहाँ पे इसमें स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छीद होते हैं, तो इनको यू आकार का रूट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दलदलीय क्षेत्र में पाई जाती है, जहां पे जड़े जो है वो नमी से ऊपर निकल आती है ताकि हवा से ऑक्सीजन ले सके। और इसका सबसे अधिक जो एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, वो राइजोफोरा हो जाएगा, राइजोफोरा, बहुत इंपॉर्टेंट है राइजोफोरा। उसके बाद नेपी फॉर्म की बात कर लेते हैं। नेपी फॉर्म कुंभी रूपी होता है। नेपी फॉर्म जो होता है ना, वो जड़ ऊपर से तो घड़े की तरह गोल और फुली होती है, और नीचे से अचानक पतली हो जाती है। जैसे आप सलजम को देख लो, प्याज को देख लो, तो प्याज तो इसमें नहीं आता ना, सलजम आप देख लो, सलजम जो है वो ऐसा टैप रूट है। और इसी के साथ साथ आपको चुकंदर को देख लो, बिटर रूट जिसको बोलते हैं, चुकंदर को देख लो, तो ये दोनों जो है वो नेपी फॉर्म टैप रूट में ही आते हैं, नेपी फॉर्म टैप रूट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है। पुष्प का जो किस भाग है वहां से केसर मिलता है। केसर मतलब ये सैफरॉन की बात बोल रहे हैं, जो जुमा केसरी वाला ऐड होता है ना, उसकी बात हो रही है। तो ये स्टिग्मा और स्टाइल से मिलता है, स्टिग्मा एंड स्टाइल। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। केसर जो उसको बोलते हैं कोरिवेरस फेस्टिवस। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो क्रोकस स्टाइवस, क्रोकस स्टाइवस इसको कहा जाता है। यह जो है वो फूल वाला पौधा होता है। इसमें फूल की भीतर मादा जनन अंग के भाग जो है वो होते हैं। केसर के धागे वास्तव में फूल के जो सूखे हुए स्टिग्मा या फिर स्टाइल होते हैं, स्टिग्मा और स्टाइल होता है, जो कि वर्तिकाग्र का हिस्सा होता है, और परागन लैंड यहीं पे करते हैं। 1 किलो केसर प्राप्त करने के लिए लगभग 1.5 किलो फूल की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह दुनिया का सबसे महंगा जो है वो मसाला के रूप में रखा जाता है। ठीक है,
तो ये बहुत ध्यान रखना है। बाकी कश्मीर का केसर को भारत में जीआई टैग भी मिल चुका है। केसर में पाए जाने वाला जो रसायन होता है ना, जिस कारण से केसर में विशिष्ट एक सुगंध जो देखने को मिलती है, तो केसर का जो सुगंध होता है, स्मेल जो होता है, वो किस कारण से होती है? तो इसकी जो सुगंध होती है ना, वो सुगंध होती है क्रोकीन के कारण, क्रोसीन के कारण, नॉट क्रोकीन, क्रोसीन के कारण ये होते हैं। क्रोसीन नामक जो केमिकल इसमें पाया जाता है, इसके कारण से होती है। बाकी पेटल की बात करें, पेटल की बात करें तो ये फूल की रंगीन पंखुड़ियां होती हैं, जिनका केसर बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है। एंथर की बात करें तो एंथर जो होता है वो पुरुष जनन अंग होता है, जहां पे परागन जो है वो होता है, तो ये मेल गैमेट्स है। और पॉलन ग्रेन की बात करें तो ये सूक्ष्म कण होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? मॉडिफाइड मॉडिफाइड स्टीम है, तो स्टीम जैसे ही आ गया था आलू, ऑप्शन नंबर ए याद रख लो। आलू जो है वो ट्यूबर होता है, ठीक है। तने की पहचान आप किस तरह से कर सकते हो? तो तना आपको जब भी पहचानना है तो उन पर गांठें देखने को मिलेगी, नोट्स देखने को मिलेगी, उन पर आपको इंटर नोड्स पाई जाती है। जैसे आलू पे आई होता है, आंख मिलता है ना, तो वास्तव में वो नोड ही है, जहाँ के कई जो कलिकाएं हैं वो फूटती हैं, तभी तो वो जो वो कभी गांठें नहीं होती है, जड़ों में कभी गांठें नहीं इनकी देखने को मिलती है, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। गाजर, शकरकंद, मूली, ये तीनों जो है वो रूपांतरित जड़ें होती हैं। शकरकंद की बात करें, स्वीट पोटैटो की बात करें तो वो एडवेंटियस रूट होता है, जबकि गाजर और मूली जो है वो मुसला जड़ें होती हैं। राइजोम की बात करें तो ये हल्दी और अदरक जो है वो ये भी राइजोम टाइप के तने होते हैं, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। राइजोम जिसको प्रकंद बोलते हैं, राइजोम में हल्दी आता है और हल्दी के साथ साथ अदरक आता है। ये क्या है? तो ये तना है, ना कि जड़ है। उसके बाद आपको बल्ब के रूप में याद रखना है। बल्ब में याद रख लो प्याज, आपको प्याज और लहसुन, और यह भी एक तना है, ना कि जड़ है। प्याज और लहसुन, ओनियन एंड गार्लिक। उसके बाद क्रोम आप याद रख लो, कॉर्म। कॉर्म जो होता है वो धन कंद इसको बोलते हैं, जिसमें अरबी और जिमी कंद को रखो। ओल जिसको बोलते हैं अरबी एंड जिमी कंद को रखो, जिमी कंद को रखो, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मूली क्या है? तो मूली तो आपको मैंने बताया, ये रूट है, ठीक है, मूली रूट है, हमने इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जेरोफेटिक के बारे में पूछ रहा है, पोटैटो ट्यूबर, जेरोफेटिक नहीं। आपसे मूली पूछा ना, तो देखते हैं। अब ये जो 45 वाला है पोटैटो है, तो ऑलरेडी हमने 43 वाला डिस्कस किया है। पोटैटो क्या है? तो पोटैटो स्टीम है, हमने 43 तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 46 की बात करते हैं। 46 नंबर का जो सवाल है वो आपसे पूछा जा रहा है कि जो जेरोफेटिक अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित होती है, ज्यूरोफैटिक एडेप्टेशन में जो पत्तियां हैं वो किस रूप में बनती है? तो पत्तियां जो है वो स्पाइन के रूप में कन्वर्ट होती है। फाइलोक्लाइड जो होते हैं वो क्या रूप में होते हैं? स्टीम में कन्वर्ट होती है। क्लेडोड्स के बारे में ऑलरेडी हमने इस बारे में डिस्कस कर रखा है, बहुत डिटेल से क्लेडोड्स के बारे में दिखा रहा है। तो तने की जो शाखा का जो नोड होता है ना, तने की वह शाखा जो पत्ती की तरह काम करती है वो क्लेडोड्स कहलाती है। पूरा पूरा तना, ये बस एक पार्ट जो पत्ती की तरह काम करती है उसको क्लेडोड बोलते हैं। फाइलोक्लाइड बोलते हैं पूरा तना जो पत्ती की तरह हरा और चपटा हो जाता है, वो जो है वो ये कहलाता है। बाकी ट्रेंडल शब्द हमने बता रखा है। 47 नंबर की बात करते हैं। रूट नहीं है, रूट नहीं है तो वो जिंजर हो जाएगा, अदरक हो जाएगा। रूट नहीं है, बाकी कैरोट, रेडिश, बीटर रूट, ये सब तो रूट ही है, लेकिन अदरक हो गया, लहसुन हो गया, ये सब नहीं होता है, ठीक है, तो ध्यान आपको रखना है। बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन्स इनहिबिट ग्रोथर? ग्रोथ को जो रोकता है वो सवाल पूछा जाए तो ग्रोथ को एब्सिसिक एसिड रोकता है, ए बोलते हैं इसको, ए बोलते हैं। ग्रोथ इनहिबिटर है जो वृद्धि को रोक देता है। तो पादप हार्मोन दो टाइप में बढ़ते हैं, एक प्रोमोटर बोलते हैं ग्रोथ का और एक इनहिबिटर बोलते हैं। तो एब्सिसिक एसिड जो होता है वो स्ट्रेस हार्मोन इसको कहते भी हैं, स्ट्रेस हार्मोन इसको कहा जाता है। यह बीज की जो डोरमेंसी है ना उसको बढ़ाता है, मतलब उसको अंकुरित होने ही नहीं देता, और स्टोमाटा को ये बंद कर देता है, जिससे पत्तियां जो है ना वो झड़ने लगती है। तो ये वृद्धि को रोकता है। बाकी ऑक्सिन की बात करें तो ये एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाता है। साइटोकाइनिन की बात करें तो सेल डिवीजन को ये बढ़ाता है, और जेब्रेलेंस की बात करें तो तने की लंबाई है उसको बढ़ाता है, और बीज का अंकुरन जो है ना उसको करवाता है।
तो एब्सिसिक एसिड और जिबरेलिन्स जो है वो एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है वो मनुष्य द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो प्लांट्स हार्मोन हो जाएगा। ऑक्सिन जो है वो प्लांट का हो गया, इंसुलिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सब तो ह्यूमन का है ही। तो ऑक्सिन प्लांट का हो गया, बाकी इंसुलिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ये सारा जो है वो प्लांट्स का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल और लास्ट इस सेट का सवाल है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सहायक होता है? तो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान आपको रखना है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होता है। तो सूर्य से ऊर्जा यही अवशोषित करता है, यही पिगमेंट जो है वो अवशोषित करता है, इस कारण से ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रहा पूरा वीडियो पार्ट नंबर 7, जहाँ पे हमने काफी डिटेल से सारे जो क्वेश्चंस है उनको डिस्कस किया। अब पार्ट नंबर 8 जो आएगा वो 350 से 351 से स्टार्ट होगा, और इसके बाद पार्ट 8 आएगा, देन पार्ट 9 में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो 2 पार्ट और चलेंगे। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।